तो आज सर बोस्टन मैट्रिक्स को पहले खत्म करते हैं। बोस्टन मैट्रिक्स प्रोडक्ट का पार्ट है इन योर पोर्टफोलियो। तो बोस्टन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोस्टन मैट्रिक्स? पर यार को देख, अभी आ रही है इतनी लेट, ऐड कर दिया तुमने? हाँ। दिस इज द थर्ड डे ऑफ योर वर्कशॉप। तो सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बोस्टन मैट्रिक्स, सही है? और आई सर, तो बोस्टन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? Portfolio of the product, so business can act according to it and makes decision or strategy for these products। ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब जो हमने लास्ट पढ़ा कि यार जो लास्ट रिकॉर्ड होता है ना, जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट होता है कि हमारे प्रोडक्ट किस तरह परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, हमारे पास्ट प्रोडक्ट, तो उसको आप पोर्टफोलियो कहते हैं। बॉस्टन मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं? सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स यूं करके हम डब्बा बनाते हैं, ठीक है, और इस डब्बे को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्यों बनाया जाता है? ताकि इस बॉक्स के अंदर हम जो एक्टिविटीज करेंगे वो क्या हो जाए, फोकस में आ जाए। वो कहते हैं ना ब्रेक द मैट्रिक्स। तो ब्रेक द मैट्रिक्स का मतलब ये होता है इस बॉक्स से बाहर निकलो। ठीक है, बट राइट नाउ हमें बॉक्स से बाहर नहीं निकलना, हमें इस बॉक्स के अंदर जो हम लिस्ट करने वाले हैं उसके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। तो सर दैट्स द रीजन हम इसको बोस्टन मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में, इस बॉक्स में हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डेकोरेट करेंगे। क्यों करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डेकोरेट? देखो, द प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे प्रोडक्ट्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम एक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट। हम देखें यार, ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेके उसकी मार्केटिंग को अच्छा कराएंगे। तो ये हम करते हैं बोस्टन मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा बोस्टन मैट्रिक्स का बॉक्स बना हुआ है तुम्हारे सामने। मैंने बोस्टन मैट्रिक्स का बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे। और इस बॉक्स के अंदर फोर फोर जो है ना कैटेगरीज हैं। हमने फोर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है इस बॉक्स को। ठीक है। और कैटेगरी और बॉक्स नंबर वन में, स्पेस नंबर वन में हमने लिखा है राइजिंग स्टार। स्टेक नंबर टू में हमने लिखा है प्रॉब्लम चाइल्ड या फिर क्वेश्चन मार्क। नंबर थ्री में हमने लिखा है कैश काउ। नंबर फोर में हमने लिखा है डॉग। सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? देखो बेटा, कंपनी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को राइजिंग स्टार करके बुलाती है, कुछ प्रोडक्ट्स को प्रॉब्लम चाइल्ड कहती है, कुछ प्रोडक्ट्स को कैश काउ कहती है, और कुछ प्रोडक्ट्स को डॉग कहती है। अब इस बॉक्स के अंदर हम ये चार कैटेगरीज बनाते हैं और फिर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करते हैं यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम यूनिलीवर, मैं यूनिलीवर हूँ, मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बेच रहा हूँ। अब यूनिलीवर ने क्या किया? यूनिलीवर ने एक बॉक्स बनाया। यूनिलीवर ने बोला यार मैं बॉस्टन मैट्रिक्स कर रहा हूँ, अब मेरी 100 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स राइजिंग स्टार है, कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ कैश काव हैं, और कुछ डॉग हैं। ठीक है। अब लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ताकि अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कर सकें, एक्शन ले सकें अबाउट दैट प्रोडक्ट। अब देखो, राइजिंग स्टार की क्या वैल्यू होती है? जो राइजिंग स्टार प्रोडक्ट्स होती हैं उनका मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा होता है और मार्केट शेयर भी ज्यादा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ? मार्केट शेयर वी नो कि यार जब बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी तो मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है, सेल्स ऑफ द बिजनेस एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री। वेन एवर वी से मार्केट ग्रोथ ज्यादा है, इसका मतलब बिजनेस प्रोडक्ट को न्यू कस्टमर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, न्यू कस्टमर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सर मार्केट ग्रोथ के यार प्रोडक्ट के अंदर फ्यूचर पोटेंशियल भी है सेल का, और मार्केट शेयर मतलब करंट सेल भी आ रही है। तो सर जब राइजिंग स्टार में यहाँ पे लिख रहा हूं तो इसका मतलब, राइजिंग स्टार का मतलब है कि इस प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है। सही है, कि करंटली भी इसकी सेल बहुत ज्यादा है और इन फ्यूचर भी ये प्रोडक्ट बिकेगा। तो अब एज अ बिजनेस में क्या करूंगा, मैं राइजिंग स्टार जो प्रोडक्ट्स है ना मेरे, वो इस डब्बे के अंदर मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा। फिर दूसरे बॉक्स के अंदर देखो, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम चाइल्ड। इसको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं पूरा, और क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं पूरे वर्ड में इसको। और प्रॉब्लम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क में देखो क्या हो रहा है। इधर मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ ज्यादा है। मतलब मार्केट शेयर कम है, करंटली ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, नो वन इज बाइंग दिस प्रोडक्ट, बट इस प्रोडक्ट का फ्यूचर है, फ्यूचर है इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है। सही है,
दैट इज द रीजन मैंने इसको प्रॉब्लम चाइल्ड में डाला है। प्रॉब्लम चाइल्ड, इसका समझ नहीं आ रहा होता ना यार कैसे इसको पाले, तो इधर कंपनी को भी समझ नहीं आ रहा कि यार इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, कैसे इसको बेचें। तो कंपनी क्या करती है, प्रॉब्लम चाइल्ड वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इस बॉक्स की लिस्ट में लगा देती है, वो लिस्ट इस बॉक्स के अंदर लगा देती है। फिर तीसरा देखते हैं, देखो कैश काउ। अब कैश काउ में क्या है, कैश काउ का मार्केट ग्रोथ तो कम है, मतलब इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट डिक्लाइन कर जाएगी, इन फ्यूचर ये प्रोडक्ट के चलने के चांसेस कम है। लेकिन इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, करंट सेल बहुत ज्यादा है इसकी। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कैश काउ। अब कंपनी अपनी कैश काउ वाली प्रोडक्ट सारी इधर लिस्ट कर देगी। फिर आप देखें डॉग, इधर मार्केट ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, ना करंटली इसकी सेल हो रही है और ना इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है। तो जो डॉग प्रोडक्ट्स है जिनकी ना करंट सेल्स है ना फ्यूचर में पोटेंशियल नजर आ रहा है, उनको हम इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट करते हैं। अब हमने अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया, अब हमें आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सी प्रोडक्ट राइजिंग स्टार है, कौन सी प्रॉब्लम चाइल्ड है, कौन सी कैश काउ है, कौन सी डॉग है। अब अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिफिकेशन हम इजिली एक्शन ले सकते हैं, और इस बॉक्स के थ्रू, इस मैट्रिक्स के थ्रू हम अपने डायरेक्टर्स को, अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को, सबको इजीली समझा सकते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इन आवर कंपनी। अब देखो ये जो मैंने जो मैट्रिक्स बनाया है ना, इसके अंदर मैंने मैकडोनल्ड्स का बोस्टन मैट्रिक्स किया है। किसका? ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, मैंने मैकडोनल्ड्स का बोस्टन मैट्रिक्स बनाया है इस बॉक्स में। अब देखो, राइजिंग स्टार की कैटेगरी के अंदर मैंने क्या लिखा है, बिग मैक और मिक चिकन। सबको अच्छा लगता है बिग मैक, सब खाते हैं मिक चिकन। तो राइजिंग स्टार है, मैंने बिग मैक और मिक चिकन लिखा है, जिसका मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है। मतलब करंटली भी ये प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, इसकी करंट सेल्स भी है, और इस प्रोडक्ट के अंदर फ्यूचर पोटेंशियल भी है। सही है। तो ये राइजिंग स्टार में हमने बिग मैक और मैक चिकन लिख दिया। सही है। अब देखते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड में हमने क्या लिखा है। मैकडोनल्ड्स का हम लोग पोस्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं, हमने प्रॉब्लम चाइल्ड में इधर लिख दिया फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन लिख दिया, ठीक है। अब फ्राइड चिकन का क्या है, मार्केट शेयर कम है, मतलब इसकी करंट सेल्स कम है, लेकिन इसकी मार्केट ग्रोथ ज्यादा है। इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, बिकॉज एवरीवन लाइक्स फ्राइड चिकन। केएफसी की तो सब खा रहे हैं, अलबेक की तो सब खा रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल प्लेसेस की तो सब खा रहे हैं फ्राइड चिकन। मैकडोनल्ड्स की फ्राइड चिकन क्यों नहीं बिक रही? तो ये मैकडोनल्ड्स को क्या करना पड़ेगा, इसको फिगर आउट करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन इसको हमने किस में लिखा है, प्रॉब्लम चार्ट में। क्या, जब प्रोडक्ट का गेम है, प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो प्रोडक्ट को सेल क्यों नहीं आ रही, इसका मार्केट शेयर क्यों कम है, इसको हमने डाला प्रॉब्लम चाइल्ड में, ताकि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चाइल्ड हम इसके ऊपर एक्शन ले सकें। एक्शन भी बताऊंगा क्या देते हैं। अब देखो कैश काउ, मैकडोनल्ड्स के कैश काउ में हमने क्या डाल दी, इनकी वैनिला कोन। वो जो वैनिला कोन आती है ना इनकी, मैकडोनल्ड्स की ओजी वैनिला कोन। इधर मार्केट ग्रोथ कम है, कि पोटेंशियल नहीं है इस प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट आगे जाके फेल होगी, बिकॉज जो न्यू जनरेशन आ रही है वो कह रही है भाई मैकफ्लरी खिलाओ, वो कह रही है संडे खिलाओ। सही है। तो इसमें फ्यूचर में पिटना है, बट करंटली इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिक्री है, इसको आप क्या कहते हैं, कैश काउ कहते हैं। फिर है डॉग, जैसे कि पाकिस्तान में है बन कबाब, मैकडोनल्ड्स का। इंडिया में आलू पेटी बर्गर, मुझे कोई स्टूडेंट बता रहा था मेरे बहुत बिकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि बिकता होगा आलू पेटी बर्गर। तो उसको हमने, जिसका ना मार्केट ग्रोथ है ना फ्यूचर में बिकेगा, ना प्रेजेंट में इसकी सेल आ रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हमने डॉग में लिख दिया। अभी मैंने ये मैकडोनल्ड्स का जो है ना बॉस्टन मैट्रिक्स बनाया है, और मैकडोनल्ड्स में जो प्रोडक्ट्स मुझे पता है मैंने उनके बारे में लिखा है। कंपनी ईच बॉक्स में बेटा पूरी पूरी लिस्ट लगाती है प्रोडक्ट की। राइजिंग स्टार में कोई 100 प्रोडक्ट्स आ रही है, प्रॉब्लम चाइल्ड में कोई 50 प्रोडक्ट्स आ रही है, कैश काउ में कोई 200 प्रोडक्ट्स आ रही है, डॉग में जो बंद करनी है प्रोडक्ट 400 प्रोडक्ट्स। इस तरीके से कंपनी लिस्ट लगाती है प्रोडक्ट्स की। और बॉस्टन, तब देख रहे हो बॉस्टन मैट्रिक्स कितना यूजफुल हो रहा है उनके लिए। सर इसको आप कहते हैं बॉस्टन मैट्रिक्स। अब देखो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट राइजिंग स्टार है, कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रॉब्लम चाइल्ड है, कौन कौन सी प्रोडक्ट कैश काउ है, और कौन सी प्रोडक्ट डॉग है। अब अकॉर्डिंग टू दिस हम एक्शन लेने वाले हैं। क्या एक्शन लेने वाले हैं? सर सबसे पहला एक्शन लेंगे हम राइजिंग स्टार पे। राइजिंग स्टार पे हम क्या एक्शन लेंगे, अब आप देखो राइजिंग स्टार ये था बिग मैक एंड मैक चिकन, जिसका मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है, मार्केट
शेयर भी ज्यादा है। देख लो राइजिंग स्टार, मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है, मतलब करंट भी बिक रहा है और फ्यूचर में भी बिकेगा। इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, होल्डिंग करेंगे, होल्डिंग कांस्टेंट रखेंगे। मतलब इस प्रोडक्ट को हमने छेड़ना नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, इस प्रोडक्ट के अंदर हम 2 लाख रुपए महीना मार्केटिंग बजट लगाते रहेंगे। इस प्रोडक्ट के अंदर हम क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, करते रहेंगे। सही है। होल्डिंग करेंगे इसको, होल्डिंग, इसको छेड़ेंगे नहीं ताकि ये बिकता जाए, इसकी मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ मजीद ऊपर जाती जाए। फिर है सर क्वेश्चन मार्क या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड, वो प्रोडक्ट जो जिसका पोटेंशियल, जिस जिस प्रोडक्ट का पोटेंशियल है मार्केट में, बट हम उसको बेच नहीं पा रहे, हमारे लिए प्रॉब्लम चाइल्ड हुआ हुआ है, वो हमें नहीं समझ में आ रहा उसको डील किस तरह करें। उस प्रोडक्ट का क्या करना है, जैसे कि ये फ्राइड चिकन ऑफ मैकडोनल्ड्स प्रॉब्लम चाइल्ड, जिसका मार्केट शेयर कम है बट मार्केट ग्रोथ ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है बिकने का। सही है, बट करंटली मार्केट शेयर, करंटली सेल्स कम हुई भी, हमें समझ नहीं आ रहा क्यों। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, और वो क्या है, बिल्डिंग। एक्शन है हमारा बिल्डिंग। इस प्रोडक्ट को हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड कैसे करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए उसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, उसकी मार्केटिंग बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। सही है जी। तो जब क्या होता है, उसकी सेल्स बढ़ने लग जाती है। ये होता है सर आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग, प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे, टाइम लगता है प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, कस्टमर को माइंड को रेडी कराने के लिए कि यार मैं भी ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। अभी लोगों के दिमाग में क्या होता होगा, फ्राइड चिकन खानी है तो हमने केएफसी जाना है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे मैकडोनल्ड सेलिंग फ्राइड चिकन। बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर बिहेवियर। समझ आ रही बात, उसको हम कहते हैं बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद, अच्छा ट्राई भी किया था मैकडोनल्ड्स ने बाय द वे, याद है वो हर जगह बोर्ड लगे हुए थे, क्रंची, पता नहीं कैसे कर ऐसा करके उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट चलाया था, क्रंची करके ना, और फिर नीचे केएफसी ने रिप्लाई के अंदर ऐड चला दिए थे, बाप बाप होता है तला यूनुस वाला, याद नहीं है? तो ना, ऐसा जहां मैकडोनल्ड्स का बोर्ड नजर आ रहा है क्रंची फ्राइड चिकन, नीचे केएफसी अपना बोर्ड लगा देता है टैगलाइन के साथ, बाप बाप होता है। सही है। तला यूनुस को लेकर आया वो यंगस्टर, यू गाइस नो। तो सही है। हाँ, ये यही थी टैगलाइन शायद, बाप बाप होता है, या जो यंगस्टर है तो बदतमीजी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। सुना है ना यंगस्टर को, पढ़े असरात मनफी। सही है। तो वो बाप बाप होता है। अब ये दोनों का फड्डा चल रहा था, अब इन दोनों को ही नहीं पता था कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब ये मैकडोनल्ड्स वर्सेस केएफसी चल रहा है, बेहतरीन करके बाप बाप होता है। इतने में आ गया इन सर के सर पे बाइकआउट। बाइकआउट बोला, बेटा कर लो मार्केटिंग, हम तो बाइकआउट कर रहे हैं तुम्हारा। और फिर उस दिन एक लेजेंड आया जिसका नाम है कबाब जीस फ्राइड चिकन, इसकी लॉटरी निकल आई। सही है। बहरहाल, तो सर ये क्या है सर आपका, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। बिल्ड करो क्वेश्चन मार्क को, देन सर वी हैव कैश काउ। अब ये जो कैश काउ है ना बेटा, इसका मार्केट ग्रोथ कम है लेकिन मार्केट शेयर ज्यादा है। अब जरा देखो कैश काउ कहाँ खड़ा हुआ है। हमने वो पढ़ा था, क्या नाम है अपना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैश काउ किधर स्टैंड कर रहा है। कैश काउ जो है ना यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जिसकी करंट सेल तो बहुत ज्यादा है लेकिन ग्रोथ नहीं होने वाली, फ्यूचर जनरेशन इसको यूज नहीं करने वाली, और इवेंचुअली ये मैच्योरिटी पे है और उसके बाद ये क्या कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। तो सर ये है वेनिला कोन मैकडोनल्ड्स की। आप देखते हो कि वेनिला कोन की वो मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जितना ज्यादा वेनिला कोन बेच सकते हैं उसको बेचते हैं, डील्स में लगा देते हैं। सही है। आगे पीछे बेचते रहते हैं, हर डील में वेनिला कोन मिल जाएगी आपको, प्राइस डिस्काउंट में वेनिला कोन मिल जाएगी आपको, बिकॉज मैकडोनल्ड्स को ये पता है ये हमारा कैश काउ है, इसकी सेल सबसे ज्यादा है, बट इन फ्यूचर ये नहीं बिकने वाली, जनरेशन गैप आने वाला है। तो सर इसको हम कहते हैं कैश काउ, और कैश काउ को हम क्या करते हैं बेटा, मिल्किंग। मिल्किंग मतलब जितना भी पॉजिटिव कैश फ्लो है ना, इससे हम निकाल लेते हैं और इसके ऊपर री इन्वेस्ट नहीं करते। भाई देखो, जब आप इससे कमा रहे हो तो इसी के ऊपर री इन्वेस्ट करो ना, मतलब इसी की मार्केटिंग करो। हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ इससे कमाते हैं लेकिन इसकी री इन्वेस्टमेंट हम किस पे करते हैं, बिल्डिंग में, ऑफ क्वेश्चन मार्क। मतलब यहां से पैसा उठाया और यहाँ पे लगा दिया ताकि ये हमारा नेक्स्ट कैश काउ बन सके, बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर क्या है, पोटेंशियल है। गॉट इट। फिर है सर हमारे पास डॉग। ठीक है, डॉग का क्या था, लाइक बन कबाब एंड आलू पेटी।
ना मार्केट ग्रोथ है ना मार्केट शेयर है। इस प्रोडक्ट को हम करते हैं डाइवेस्टिंग। डाइवेस्टिंग मतलब क्लोज। इस प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च नहीं करो भाई, इसको बंद कर दो, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। समझ है? इसको हम कहते हैं बेटा बोस्टन मैट्रिक्स। अब देखो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई। अपने हमने अपने सारे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके इधर लिख दी, कौन राइजिंग स्टार है, कौन प्रॉब्लम है, कौन कैश काउ है, कौन डॉग है। और अकॉर्डिंग टू राइजिंग स्टार क्वेश्चन मार्क कैश काउ डॉग हमने ये एक्शंस भी ले लिए और हमारी छुट्टी हो गई। समझ आ रही है बात? दिस दिस इज हाउ मच हेल्पफुल बोस्टन मैट्रिक्स इज। ठीक है? फायदे क्या है बोस्टन मैट्रिक्स के? देखो, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को और क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। अब हमें पता है डेली बेसिस पे कि हमने प्रॉब्लम चाइल्ड को बिल्ड करना है, क्लियर डायरेक्शन मिल गई ना। अब इसकी बिल्डिंग के ऊपर हम सारी क्रिएटिविटी और हार्डवर्क कर रहे हैं। क्रिएट क्या मिलती है सर? डायरेक्शन मिल जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हमारे पैसे बच गए। अब देखो, जब हमने प्रॉब्लम पहले ही आइडेंटिफाई कर ली, सो वी एग्जैक्टली नो हाउ टू एक्ट। ठीक है? अगर हम ये ना करते तो हम पैसे लगाते, पैसे जाया होते, फिर हमें कल आती कि यार ये प्रोडक्ट तो डॉग है, तो कभी चलेगा ही नहीं। सही, कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको मार्केट पोजीशन करके देगा, मतलब मार्केट की तरफ आपको, टारगेट ऑडियंस की तरफ आपको पोजीशन करके देगा कि यार इस मार्केट में आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। डिसएडवांटेज क्या? टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इनएक्यूरेट डाटा आ गया तो भाई खराब हो सकता है बोस्टन मैट्रिक्स। नीड टू बी अपडेटेड, आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा बोस्टन मैट्रिक्स करने के लिए, मतलब आपको बार बार मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज आपको नहीं पता, आप जिस प्रोडक्ट को आज डॉग समझ रहे हो ना, वो कल को राइजिंग स्टार बन जाए। क्योंकि मार्केट के फैशन और ट्रेंड हर वक्त चेंज हो सकते हैं। सोचो कल को वीगन ट्रेंड आ जाए, सब बोले भाई अपन तो वीगन है, ऐसी की तैसी। सही है? तो ऑब्वियस सी बात है, तो जिसको आप समझ रहे थे कि जो प्रोडक्ट डाइवेस्ट है, डॉग है, बंद होने वाली है, अब क्योंकि आप अपडेट नहीं थे और वीगन ट्रेंड आ गया, तो अब देखो कितना नुकसान हो गया। मैंने तो ये प्रोडक्ट बंद कर दी, मुझे चाहिए था रोक के रखूं और मैं इधर ले जाऊं राइजिंग स्टार पे। सही है? मेरा एक दोस्त है, उसने ना बहुत पहले, कोविड से भी समझो 5 साल पहले, उसने अपनी ऑनलाइन अकेडमी खोली। ऑनलाइन अकेडमी खोली और 3 साल में वो फेल हो गया। क्योंकि उस टाइम पे लोग ऑनलाइन पढ़ते ही नहीं थे, बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, बहुत सिलेक्टिव बच्चे जो बाहर रहते हैं वो पढ़ते थे बस। तो मैं उसको बोलता था यार होल्ड करके रख, होल्ड करके रख, होल्ड करके रख, सबर कर, सबर कर। और कोविड के बाद जैसी कोविड लगता है, आप देख तो जिसने भी ऑनलाइन अकेडमी खोली उसका अकेडमी चलने लग गया। तो समटाइम्स क्या होता है, जिस प्रोडक्ट को आप अपनी बेकार प्रोडक्ट समझते हो ना, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। सही है? तो आपको खुद को अपडेट रखना पड़ता है मार्केट रिसर्च करके। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोस्टन मैट्रिक्स। समझ में आ गया तो हाँ, किस्मत भी होती है खैर मेरा। सर, इज दिस ट्रू दैट बोस्टन मैट्रिक्स अज्यूम्स हाई मार्केट शेयर इज इक्वल्स टू प्रॉफिटेबल? हाई एमएस मतलब मार्केट शेयर ना। देखो, हाई मार्केट शेयर ज्यादा होने से हर बार जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट आपका ज्यादा हो। मार्केट शेयर सिर्फ आपको शो कराता है कि यार हाउ मच मार्केट यू हैव कैप्चर्ड, हाउ मेनी कस्टमर्स डू यू हैव। ठीक है? योर सेल्स एज कंपेयर टू सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री। अगर उसके बाद आपके एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब कि आपको जो है अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी करनी पड़ेगी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। सही है? बेटा 35 कहाँ से लिख रहे हो आप? लास्ट ईयर 37 पे ए आया है, अली असगर। 37 पे ए आया है लास्ट ईयर पेपर वन में। तभी मैं बोलता हूँ, शुरू से बोलता आ रहा हूँ अपने बच्चों को भी कि यार पेपर वन अच्छा कर लो, ऑटोमेटिकली पेपर टू तुम लोग का अच्छा हो जाएगा। तो पेपर वन का ट्रैश होल्ड बहुत खतरनाक है भाई। ऑलराइट सर, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड प्राइस। अब मैं जा रहा हूँ प्राइस की तरफ। ठीक है? अब प्रोडक्ट की कहानी खत्म करते हैं और प्राइस के ऊपर जाते हैं। सही है? बेटा अभी कंटेंट तो खत्म कर रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक लास्ट डे दे दूंगा मैं। अब जा रहे हैं हम प्राइस के ऊपर। प्राइस क्या होता है? व्हाट इज प्राइस? देखो, प्रोडक्ट को हमने समझ लिया। अब देखो प्राइस जो है ना, प्राइस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। देखो प्राइस का चक्कर पता है क्या है? जब मैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखता हूं तो कस्टमर को लगता है प्रोडक्ट बहुत चीप है और कस्टमर नहीं खरीदता। जब मैं किसी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देता हूं तो कस्टमर कहता है यार ये तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। सही है?
तो ना मुझे प्राइस के ऊपर ना बड़ी साइकोलॉजी ऐड करनी पड़ती है, मुझे प्राइस को ना बड़ा सोच समझ के सेट करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस को समझो, ठीक है। बच्चे कॉस्ट और प्राइस के अंदर ही कंफ्यूज रहते हैं, ए लेवल्स में आ गए जबकि। एन अमाउंट स्पेंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इज एन अमाउंट स्पेंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कॉस्ट कहते हैं। प्राइस इज एन अमाउंट चार्ज टू सेल अ प्रोडक्ट, कि वो अमाउंट जो हम चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको प्राइस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 50 रुपए की कॉस्ट है, मतलब 50 रुपए का मैंने बनाया, 60 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, 60 रुपए का मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो 60 रुपए क्या है, उसकी प्राइस है। ये होता है सर प्राइस इन द कॉस्ट। अब सर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें, कैसे पता लगाऊंगा? सबसे पहले सर एक वर्किंग करो और पता लगाओ कि आपकी प्रोडक्ट इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। ऐसा क्यों करो, मैं अभी आपको बताता हूँ। आओ सबसे पहले पता लगाते हैं। सर इलास्टिक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिक? उर्दू में मैंने लिखा हुआ है, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़े। जब प्राइस के चेंज होने से, प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़े, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिक, ठीक है। ये प्रोडक्ट इलास्टिक है, सही है। मतलब फॉर एग्जांपल 100 का था तो 10 यूनिट बिकता था, 150 का हो गया तो 50 यूनिट बिकने, 5 यूनिट बिकने लग गए। और अब आप देख रहे हो जैसे ही प्राइस महंगी हुई प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम हो गई, सही है। इसको आप कहते हैं इलास्टिक। ये वो प्रोडक्ट है जो प्राइस से बहुत ज्यादा यू नो रिलेट करता है इन सेल, कि अगर इसकी प्राइस ज्यादा होगी तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, कम होगी तो ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। मतलब ये आपकी वांट है, ये आपकी नेसेसिटी नहीं है, सही है। अब देखो यहाँ पे हमने कर्व बनाया है, ग्राफ बनाया है प्राइस इलास्टिक का। एक तरफ हमने लिखा वाई एक्सेस, एक तरफ हमने लिखा एक्स एक्सेस। इधर हमने लिखा प्राइस, इधर हमने लिखा क्वांटिटी, नीचे, सही है, नीचे हमने लिखा क्वांटिटी। अब देखो क्या हो रहा है। जब प्राइस थी P1 पे, अज्यूम कर लो 100 रुपए का हम बेच रहे थे, तो देखो क्या हो रहा है, गया 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 गया, टक्कर मारी, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। तो सर प्राइस जब P1 पे थी तो क्वांटिटी थी Q1 पे, मतलब जब 100 रुपीज का हम बेच रहे थे तो 10 kg बिकता था, है ना। अब हमने प्राइस को बढ़ा दिया, अब प्राइस को कर दिया 150, दैट इज P2। अब देखते हैं क्या हुआ, गया 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 गया, डिमांड एक फिर टक्कर मारी, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। तो क्वांटिटी हो गई Q2 6 kg। मतलब जैसे ही मैंने 50 रुपए बढ़ाए इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 6 kg कम हो गई, सॉरी 4 kg कम हो गई, सही है। ये प्रोडक्ट क्या है? इलास्टिक प्रोडक्ट। इलास्टिक प्रोडक्ट मतलब ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, दैट इज का इन इलास्टिक। इन इलास्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, ये भी हमने उर्दू में लिखा हुआ है। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे फर्क ना पड़े। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड पे फर्क ना पड़े, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इन इलास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कहते हैं, सही है। मतलब अब प्राइस 100 रुपए की थी, फिर भी 10 kg बिक रहा था। प्राइस 200 की हो गई लेकिन अभी भी 9 kg बिक रहा है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पाया पड़ा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या है? इन इलास्टिक है। ये हमारी वांट नहीं है, ये हमारी नीड है। अब देखो ग्राफ, ये रहा प्राइस का वाई एक्सेस, ये रहा क्वांटिटी का एक्स एक्सेस, और ये रहा डिमांड का कर्व। अब देखो इस कर्व में क्या हो रहा है। लेट्स सी P1, जब प्राइस 1 पे 100 थी तो क्वांटिटी देखते हैं कितनी थी, गए गए गए, टक्कर मारी, नीचे आए, तो क्वांटिटी थी Q1 दैट वाज 10 kg। मतलब 100 रुपए का बेच रहे थे तो 10 kg बिक रहा था। प्राइस महंगी हो गई, 200 रुपीज हो गया, प्राइस 2 पे आ गई। अब देखते हैं क्या हुआ, गए गए गए, टक्कर मारी, नीचे नीचे, तो ये हो गया Q2, क्वांटिटी 2 पे आ गया, एंड दैट इज 8 kg। मतलब पहले 100 रुपीज प्राइस थी तो ये बिकता था 10 kg, अब 200 रुपीज प्राइस है तो ये बिक रहा है 8 kg। तो अब सोचो कितनी ज्यादा नेसेसिटी है ये प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम इन इलास्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। लाइक पेट्रोल, ठीक है, 150 का था जब भी हम खरीद रहे थे, आज 380 का है, अब भी हम क्या कर रहे हैं सर, इसको उतना ही खरीद रहे हैं, सही। क्या है सर? इन इलास्टिक प्रोडक्ट है। मेडिसिन इन इलास्टिक प्रोडक्ट होती है, सही है। तो ये प्रोडक्ट्स है इन इलास्टिक। अब सर अगर मैं इन इलास्टिक प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा हूं
तो मुझे प्राइस की कोई टेंशन ही नहीं है ना, मैं कोई भी प्राइस रख दूं प्रोडक्ट की। लेकिन इन इलास्टिक प्रोडक्ट बहुत रेयर होती है, क्या होती है, रेयर होती है। सही है। तो इसका मतलब कि मुझे इलास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस को सेट करना पड़ेगा, बिकॉज इन इलास्टिक प्रोडक्ट तो रेयर होती है ना भाई। समझ आ रही है बात। तो सर मोस्टली प्रोडक्ट क्या होती है, इलास्टिक होती है, जिसके प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ऐसी प्रोडक्ट को मैं कैसे बेचूं? अब इसके ऊपर वही हो रहा है, प्राइस ज्यादा रख रहा हूँ, कस्टमर नहीं खरीद रहा। प्राइस कम रख रहा हूँ, कस्टमर बोल रहा है चीप है, क्वालिटी खराब होगी, फिर भी नहीं खरीद रहा। क्या करूं, मर जाऊं? नहीं, मरो नहीं। एक काम करो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगाओ अपनी प्रोडक्ट के अंदर, और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगा के अपनी प्रोडक्ट को बेचो। अब ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है, मैं सारी एक एक करके बताता हूँ तुम लोग को। एक होती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग? जिस प्राइस पे कॉम्पिटिटर बेच रहा है, सेम प्राइस पे या फिर 2 रुपए ज्यादा 2 रुपए कम पे अपना प्रोडक्ट बेचो। सही है, बिकॉज कंपटीशन ने मार्केट पोजीशन सेट की हुई है। अब आप इससे महंगा बेचोगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, इससे सस्ता बेचोगे तो लोग आपको चीप समझेंगे। आप एक काम करो, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग करो। जैसे पेप्सी वर्सेस कोका कोला, दोनों सेम प्राइसेस होती है। अब इसके बाद आया, कौन सा वाला आया, कोला नेक्स्ट आया। अब भाई कोला नेक्स्ट, आप तो लोकल ड्रिंक हो, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम रखो ना। नहीं, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग करी, सेम प्राइसेस रखी। वरना क्या, चीप। वरना लोग बोलते हैं यार तो चीप है। सही है, सेम प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को बेचना शुरू हो गया। दूसरा है सर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है सर? कॉस्ट प्लस या मार्कअप। कॉस्ट प्लस या मार्कअप क्या है कि यार 50 रुपए मेरी कॉस्ट थी, 50 रुपए का मैंने बनाया, दुनिया गई भाड़ में, मैं 60 रुपए का बेचूंगा। सही है। मार्कअप में क्या होता है, मैंने 50 रुपए का बनाया, मैं 30% ऊपर रख के बेचूंगा, 30% मार्जिन ऊपर रख के बेचूंगा। इसको आप क्या कहते हैं सर? मार्कअप कहते हैं। सही है। कॉस्ट प्लस, कॉस्ट प्लस। सही है। फॉर एग्जाम्पल कप्तान चप्पल, ठीक है, कप्तान चप्पल गूगल कर लेना, सामने आ जाएगा। नंबर 3 इज प्राइस skimming. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस skimming? प्राइस skimming मीन्स मैं प्रोडक्ट को महंगा लॉन्च करता हूँ, और फिर हल्के 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 उसकी प्राइसेस को कम करता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि मैं ब्रांड हूँ। मैं पहले अपनी हाइप दिखाता हूँ, ब्रांड वैल्यू दिखाता हूँ, और फिर हल्के 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 मैं उसको कस्टमर के लिए अफोर्डेबल बनाता हूँ। इसको कहते हैं प्राइस स्किमिंग। ठीक है, लाइक प्ले स्टेशन एंड आईफोन, कस्टमर खरीदता है, कस्टमर की साइकोलॉजी से प्ले कर रहा हूँ। फिर वी हैव प्राइस पेनिट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस पेनिट्रेशन? स्किमिंग का उल्टा। इसके अंदर मैं प्रोडक्ट को सस्ता लॉन्च करता हूँ, और फिर धीरे 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 उसकी प्रोडक्ट को प्राइस को बढ़ाता हूँ। तो ये पेनिट्रेशन। इसका मतलब मैं एक न्यू बिजनेस हूँ। पेनिट्रेशन में कब करता हूँ? जब मैं एक नया बिजनेस हूँ, या फिर जब मैं नई प्रोडक्ट बना रहा हूँ। बिकॉज अभी कस्टमर मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कस्टमर मुझे यूज नहीं करेगा। पहले मैं प्राइस को सस्ता रखूंगा, कस्टमर को ट्राई कराऊंगा, जब कस्टमर अडिक्ट हो जाएगा फिर इसकी प्राइसेस बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स जब नया नया आया था, फ्री था। उसके बाद 200 रुपए की स्क्रीन हुई, आज 1200 रुपए की स्क्रीन है। समझ आई? ठीक है, देखते भी नहीं आज, फिर भी 1200 रुपए पे कर रहे हैं। प्राइस पेनिट्रेशन। कोई भी न्यू रेस्टोरेंट खुलता है आपके एरिया में या आपके सिटी में, आप देखते हो पहले उसकी प्राइसेस लो होती हैं, और आपको पता होता है थोड़े दिन में अपनी प्राइसेस को हाई कर देगा। प्राइस पेनिट्रेशन करता है। ठीक है, तो मोस्टली न्यू बिजनेसेस प्राइस पेनिट्रेशन कर रहे होते हैं। देन सर वी हैव इज डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग मतलब वो प्राइसेस जो डेली बेसिस के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे चेंज हो रही है। जैसे गोल्ड की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस, एग की प्राइसेस, मिल्क की प्राइसेस, जो डेली बेसिस पे सिल्वर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चेंज हो रही है। फिर है सर प्रेडेटरी प्राइसिंग, या फिर आप इसको लॉस लीडर भी कहते हो। प्रेडेटरी मतलब शिकारी, शिकार, हंटर। ठीक है, लाइक फूड पांडा। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या करती है? अपने प्राइस को ऐसा सेट करती है कि कंपटीशन एलिमिनेट हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे लोकल एरिया में 3 रेस्टोरेंट थे, ए बी सी। सी बेचता था, सॉरी, ए बी सी। सी बेचता था 500 का बर्गर, बी बेचता था 500 का बर्गर, ए बेचता था 500 का बर्गर। अचानक ए पागल हो गया, ए ने बोला मैं 200 रुपए का बर्गर बेचूंगा, है ना। बी ने बोला हम तो नहीं बेच सकते क्योंकि बर्गर की तो कॉस्ट ही 300 रुपए। सी ने बोला यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 300 रुपए है, आप उसको 200 रुपए प्राइस पे कैसे बेच सकते हो?
इसका मतलब आप प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे हो, तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए ये आप अपनी जेब में से लगा रहे हो, कैपिटल में से लगा रहे हो अपने, है ना। लेकिन क्यों करा आपने ऐसा? आपने इसलिए ऐसा किया आप ताकि इनको प्रेडेटर कर दो, शिकार कर दो। तो क्या हुआ भाई, पहले सी बंद हुआ क्योंकि सारा कस्टमर ए के पास आ गया, फिर बी बंद हुआ क्योंकि सारा कस्टमर ए के पास आ गया, कंपटीशन एलिमिनेट हो गया। अब कौन बचा? सिर्फ ए बचा। ए ने बोला ठीक है यार, अब बर्गर है 700 रुपए का, मोनोपली, कोई बचा ही नहीं, मैं 700 का बेचूं, कस्टमर खरीदेगा। इसको आप कहते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग या फिर लॉस लीडर बन जाना। अब लीडर बन गए। फूड पांडा ने बेटा 5 साल तक यही किया है, सारी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी बंद कराई है, सही है, प्रेडेटरी प्राइसिंग कर करके, प्रोमो कोड पे प्रोमो कोड, प्रोमो कोड पे प्रोमो कोड, रिटर्न पे रिटर्न, रिटर्न पे रिटर्न, सबको बंद कर दिया। लेकिन अब फूड पांडा क्या कर रहे हैं? फूड पांडा के प्राइसेस देखें अब कहाँ पहुंच गए। प्लेटफॉर्म फी, सर्विस चार्जेस, टैक्स, ये वो पता नहीं क्या क्या। जो 500 का बर्गर आउटलेट पे फूड पांडा पे आपको 550 का मिल रहा है, सही है, लूट रहा है ना। लेकिन स्टिल आपको पता है फूड पांडा लॉसेस के अंदर है, क्यों? बिकॉज उसने लास्ट जो ईयर्स में जो उसने लॉस किया है ना, लॉस लीडर बन के, अभी तक वो लॉस पूरा नहीं हुआ। पहला नंबर 7, कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग? ये सेक्शन 5 से कनेक्ट करके आपको पढ़ाते हैं। बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग से निकला है, कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, ठीक है। कि अगर मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग लूं, ठीक है, लाइक सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है, फिक्स कॉस्ट हटा दूं, तो मैं प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेट करूंगा, उसको आप कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग कहते हैं। बहरहाल जब ये हम जब पढ़ते हैं ना सेक्शन 5 तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट पे प्रोडक्ट बेचना। कोई प्रोडक्ट की फिक्स रेट नहीं है, सही है। आई एम सीइंग यार, ये समझ रहे हो, काला है इसको महंगा बेचूंगा, गोरा है इसको सस्ता बेचूंगा, यूएस में होता है भाई ये, ठीक है। N95 मार्क्स कोविड में कोई, या सैनिटाइजर, कहीं 100 रुपए का, कहीं 500 का, कहीं 1000 का, कोई फिक्स प्राइसेस नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, कि हम बाइक वाले, हम 660 सीसी वालों गाड़ी को थोड़ा सा सस्ता पेट्रोल देंगे, 1000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों को थोड़ा सा महंगा पेट्रोल देंगे। क्यों? इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं सर? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर सर साइकोलॉजी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको मैं समझाता हूँ, नहीं करा करें ये लोग अकेडमी वाले। ये लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, लिटरली, लिटरली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इनकी कोई फिक्स प्राइस ही नहीं है, सही है। एक फिक्स प्राइस रखते हैं और फिर अलग अलग फीस ले लेते हैं बच्चों से, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता है उसके पैसे कम कर देंगे, जो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा उसके पैसे वही रखेंगे। भाई क्यों? कम कर रहे हो तो सबके पैसे कम करो, क्या मतलब? बढ़ा रहे हो तो सबके पैसे बढ़ाओ, ये क्या कर रहे हो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे नहीं क्या करो भाईजान, समझ आ रही है बात? डिस्काउंट देना तो सबको डिस्काउंट दो, क्या वो बच्चे क्या अलग है क्या? इक्वालिटी लेकर आओ यार काम में। बहरहाल साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। नाउ सर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? कस्टमर की साइकोलॉजी के हिसाब से प्राइस को सेट करना। ₹999, सही है, डील्स में देना। बर्गर 190 का बर्गर, 190 का क्लब सैंडविच, ठीक है, 400 रुपए की डील। तुम बोलोगे वाह भाई ये तो सस्ती है, कद्दू सस्ती है बेटा, एक ही बात है, सही है क्या? कर लिया, ठीक है। अच्छा सर पिंक टैक्स के बारे में पता है आपको? पिंक प्रोडक्ट्स क्या होती है? व्हाट आर द पिंक प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन जितने भी है ना, इसके ऊपर आपको पता है पिंक टैक्स लगता है? आपको पता है पिंक टैक्स क्या होता है? पता है किसी को? यस, टैक्स लेवार्ड ऑन वुमेन गुड। क्यों? क्यों लग रहा है ये? क्यों? क्यों वुमेन प्रोडक्ट्स से सिर्फ टैक्स के अलावा भी प्राइसेस? भाई देखो सेम क्रीम, एग्जैक्टली सही कह रहे हो। देखो मैं तो बताता हूँ, बेवकूफ बनाते हैं ये बोल के, पैसे ज्यादा ले लेते हैं ये बोल के। भाई सेम क्रीम है ना, फेयरनेस क्रीम है, मेन की है 100 रुपए की, वुमेन की है 500 की। ऐसा क्यों भाई? जबकि मैन को तो अल्लाह माफ करे, मैले को, इसको तो इसको ज्यादा जरूरत है फेयरनेस की। समझ आ रही है बात? ये तो बंदा मुंह नहीं धोता है, समझ आ रही है? क्या सीन है भाई? क्योंकि वुमेन आर स्पेशल, दैट इज द रीजन। हम उस साइकोलॉजी से प्ले करके, योर स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम उससे 400 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैन का क्या है? मैन मैन नहीं दे रहा उसको शिट यार, मैन कह रहा है मुझे मुझे नहीं लगानी क्रीम, मैं साबुन से मुंह धो लूंगा, सही है, 100 रुपए में देगा तो लगाऊंगा वरना नहीं लगा रहा, ठीक है। बट मीन वेल वुमेन इज फीलिंग यार दिस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर हर, ऑब्वियसली दैट प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर हर, ठीक है।
तो सर आप उसकी ना, आप उस साइकोलॉजी से प्ले करके उस प्रोडक्ट की प्राइस को महंगा कर रहे हो, और फिर ऊपर से उसके अंदर टैक्स भी लगा रहे हो जिसको आप कहते हो पिंक टैक्स। क्या है यार, ये क्या बात हुई यार बॉस, ये तो कोई बात ही नहीं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, गॉट इट। अब आ जाओ सर प्लेस के ऊपर। थर्ड पी, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेस, ठीक है। प्लेस क्या होता है, व्हाट इज प्लेस? जगह, जहां से मैं अपनी प्रोडक्ट को बेचूंगा, लोकेशन, या आउटलेट की जगह, या मार्केट में जगह, शॉप कहाँ खोलनी है, जहां से अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ उसको क्या कहता हूँ, प्लेस कहता हूँ। और प्लेस क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट टू होम, कन्वीनियंट विद कस्टमर एंड सप्लायर। कस्टमर और सप्लायर से क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए। कन्वीनियंट एज इन नियरर टू मार्केट होनी चाहिए, मार्केट के करीब हो। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वहां पे कम हो, मतलब रेंट कम हो, ट्रांसपोर्ट के रेट कम हो, लेबर कम हो, एनर्जी कम हो, सही है, मतलब इलेक्ट्रिक के चार्जेस कम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो वहां पे, रोडे शोडे बनी हो, टेली कम्युनिकेशन हो, सेफ्टी हो। ये सब कुछ आता है किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, सही है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंशन पोटेंशियल हो, कि वो जगह से रेवेन्यू हो और एक्सपेंशन पोटेंशियल हो उस जगह के अंदर, ठीक है। इसको आप कहते हैं सर प्लेस। ये चार चीजें आप देखते हैं इफ यू वांट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट प्लेस फॉर कस्टमर एंड सप्लायर, ठीक है। कन्वीनियंस बहुत जरूरी है इसके अंदर, कन्वीनियंस, ठीक है। बट सर कन्वीनियंस प्लेस के साथ साथ अब उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए बिकने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेंगे। तो आई एम डिसाइडिंग अ प्लेस फॉर माई प्रोडक्ट जहां पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अवेलेबिलिटी है। लाइक आई एम सेइंग, लाहौर में इतने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जितना कराची में। कराची में बहुत चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्ट खोलो, प्रोडक्ट बेचना बिकना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट फेल ही नहीं होता। बेकार प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, बिकेगा प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ भी बिको, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, सही है। बेचने वाले बहुत हैं प्रोडक्ट को, समझ आ रही है बात? तो सर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केट के लिए। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं और कुछ टाइम बड़ी अच्छी होती है बट फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि बेटा सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट बनाने से प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट बेची जाएगी। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेट नहीं किए तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकने वाली, सही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या सड़क पे खड़ा हो जाऊं, बोलूं भाई मैं टीचर हूं मुझसे पढ़ लो, कोई भी नहीं पढ़ेगा। मुझे अपने लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, सही है। इसी तरह प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी मुझे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है। मेरे लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कोचिंग सेंटर है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ना। ये मेरे लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां पर बच्चे आएंगे तो वो मुझसे पढ़ेंगे। सड़क पे खड़ा हो जाऊं, हाँ भाई बहुत अच्छा टीचर हूँ, कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो सर व्हाट आर दीज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? अब जरा समझना, ये चार हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। नंबर वन पे आप देख रहे हो मैंने लिखा एजेंट, ठीक है। डील बनवा के कमीशन लेने वाला एजेंट। भाई देखो मैंने प्रोडक्ट बनाया, चोकोमो। अब ये प्रोडक्ट था, नया प्रोडक्ट। मैंने क्या हायर किया, एजेंट हायर किया। मैंने बोला एजेंट भैया इस मार्केट में मैं नया हूं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं पास प्रोडक्ट है चोकोमो, तुम जितनी चोकोमो बेचोगे मुझे, मैं तुम्हें उसके ऊपर 13% का कमीशन दूंगा। एजेंट ने बोला ठीक है भाई, टेंशन नहीं लो, मैं पूरी मार्केट को जानता हूँ। अब एजेंट गया, होलसेलर से मिला, रिटेलर से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर से मिला। होलसेलर्स कौन होते हैं? होलसेलर्स वो होते हैं जो होलसेल, सुना है यार, होलसेल बाजी, होलसेल रेट पे दे रहा हूँ, सुना है, होलसेल से लेकर आ रहा हूँ, सस्ता लाया हूँ। होलसेलर्स वो होते हैं जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखते हैं अपने पास और उनकी प्राइसेस लो होती हैं एज कंपेयर टू रिटेलर। और ये मोस्टली बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं, मतलब ये अपनी शॉप में बल्क क्वांटिटी में सामान रखते हैं और बल्क क्वांटिटी में सामान बेचते हैं, सही है। कंपनीज क्या करती हैं, अपना बल्क क्वांटिटी सामान इन होलसेलर्स के पास रखवा देती हैं, और मोस्टली इनके साथ क्रेडिट पे काम करती हैं, कि जब होलसेलर वो सारा सामान बेच देता है फिर कंपनी इनसे पैसे रिसीव करती है। समझ आई? अब लेकिन मैं तो नया हूं मार्केट में, मैं तो चोकोमो बेचने आया हूं, मैं तो नहीं जानता इस मार्केट को, बट मेरा एजेंट जानता है। मेरा एजेंट गया होलसेलर के पास, बोला यार ये अली भाई है, इन्होंने चोकोमो बनाया है,
आप इनका प्रोडक्ट रख लो अपने पास प्लीज। उसने बोला मैं नहीं रख रहा। तो बोला यार देखो यार, रख लो यार प्लीज, क्रेडिट पे रख लो, चलो क्रेडिट पे नया प्रोडक्ट है, जब बिक जाए उसके बाद पैसे लिखना। तो होलसेलर ने बोला ओके। होलसेलर ने बल्क क्वांटिटी में अपनी दुकान के अंदर मेरा चोकोमो रख लिया। सही है। ये हो गई B2B डील। अब सर आए रिटेलर। ये रिटेलर कौन है? देखो होलसेलर तो बल्क में बेचता है ना। आप होलसेलर के पास जाओगे, बोलोगे यार एक ऑल पर्स का डब्बा दे दो, नहीं देगा। आप उसको बोलोगे एक कार्टन दे दो, दे देगा। ठीक है, क्योंकि बल्क में बेचता है होलसेलर। मीन वाइल जो रिटेलर होता है, ये आपको सिंगल यूनिट करके भी बेचता है। अब ये रिटेलर कौन है? आपके एरिया में जो लोकल दुकान वाले ना, ये सारे रिटेलर होते हैं, सारी रिटेल शॉप होती है। ये रिटेलर जाते हैं होलसेलर के पास या कंपनी के पास, इधर से बल्क में सामान खरीदते हैं, और बल्क में सामान खरीद के अपनी दुकान में भर लेते हैं, और फिर बल्क के डब्बों को खोलते हैं, कार्टन को खोलते हैं, और सिंगल सिंगल यूनिट करके बेचते हैं। तो इसका मतलब क्या करते हैं? ये बिजनेस टू कंज्यूमर करते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं डायरेक्ट। रिटेलर, लोकल शॉप वाले। और इनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाना, उसके पीछे बॉक्स में देखना एक लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज। फिर लिखा होगा RT+12, और प्राइस हो जाएगी कितनी? 32 रुपीज। तो ये RT+ क्या है? रिटेल प्लस। ठीक है, बिकॉज रिटेलर सिंगल यूनिट करके बेच रहा है, तो उसकी प्राइस क्या होती है? ज्यादा होती है, और वो बिजनेस टू कंज्यूमर करता है। ये है आपका तीसरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? देखो बेटा, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। होलसेलर भी बल्क में सामान रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रखता है। होलसेलर के भी प्राइस कम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के भी होते हैं, है ना? सही है। लेकिन फर्क क्या है? होलसेलर होता है बेटा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है मतलब इसके पास ऑलपर्स भी होगा, इसके पास मिलाक भी होगा, और कौन कौन से आते हैं यार, इसके पास डे फ्रेश भी होगा। इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट रखे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर होता है डिपेंडेंट, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट रख सकता है वो। बेसिकली आप समझे, वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कंपनी का। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने फोन किया, मैंने बोला यार अम्मार, मेरा चोकोमो कराची में तो फेमस हो गया, अब एक काम करो, तुम लाहौर में रहते हो ना? अम्मार ने बोला हाँ। मैंने बोला तुम फारिग भी हो, तुम काम वाम तो कुछ कर रहे नहीं हो, एक काम करो, चोकोमो के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। अम्मार ने बोला ठीक है। मैंने बोला ठीक है अम्मार, 10 लाख रुपए एडवांस भेज दो, मैं ट्रक बेच रहा हूँ। अब मैंने वो ट्रक भर के भेजा अम्मार को। अम्मार बन के चोकोमो का डिस्ट्रीब्यूटर इन लाहौर। अब लाहौर में जितना चोकोमो बिकेगा थ्रू अम्मार बिकेगा, बट अम्मार कोई और प्रोडक्ट अपने पास रख के नहीं बेच सकता, ये सिर्फ चोकोमो का रिप्रेजेंटेटिव है। ये फर्क है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में। मीनवाइल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेम। तो ये होते हैं सर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको बनाने पड़ते हैं। अब ये चाचा लोग बात कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ। कोला नेक्स्ट के पास बहुत बड़ा चांस था कि वो पेप्सी को बीट कर देता। अबे चाचा तुम बताओगे, कोला नेक्स्ट के पास चांस था? वो इतना बड़ा बिजनेस बना दिया उसने, कोला नेक्स्ट। पेप्सी और कोका कोला को कंपटीशन दे रहा है वो। 10 साल से वो सरवाइव कर रहा है वो मार्केट में, अब तो बिकना शुरू हुआ है। तुम उसको बताओगे उसके बाद कितना बड़ा चांस था पेप्सी को बीट करने का? मसला ये है, पेप्सी ने बेटा 50 साल लगा के अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। तुम पेप्सी की सेल्स बाइकआउट तो कर दोगे, उसके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे तोड़ोगे? उसके कितने एजेंट्स घूम रहे, कितने होलसेलर्स हैं पेप्सी के। रिटेल, हर अगली रिटेल के पास पेप्सी लगा हुआ होता है विद द फ्रिज। कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं पेप्सी के, पता नहीं कितने लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ पेप्सी। तुम ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो तोड़ के दिखाओ। जितनी पेप्सी की गाड़ियां चल रही हैं, शायद उतनी बोतलें बिकती हो कोलोनेक्स की। तो तुम कोलोनेक्स को मशवरा दोगे पेप्सी को किस तरह बीट करा है? भाई उसने इतना करा, बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट करो कोलोनेक्स को, सेल बढ़ाओ उसकी। बहरहाल, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू चलने के लिए उसके। फिर सर हमारे पास आई ई कॉमर्स की दुनिया। अब हम फिजिकल मार्केट से बाहर निकले, हमारे पास आ गई ई कॉमर्स की दुनिया, और हमने बोला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खामोश। ठीक है, हम बताते हैं कारोबार कैसे होगा। हमने बोला यार हम तो ई कॉमर्स करते हैं, वी डू नॉट नीड एनी होलसेलर रिटेलर फलाना फलाना फलाना। ज्यादा हमारा दिमाग घूम गया तो हम शॉपिफाई कर देंगे। सही है। शॉपिफाई के अंदर क्या करते हैं हम लोग? यार क्या बोलते थे उसको, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बोलते थे?
फ्लू हुआ हुआ है, सब दिमाग हुआ है बंद। अ, कौन सी डिलीवरी? यार कोई मेरी हेल्प करो ना यार। ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग कर देंगे हम। हमारा दिमाग घूम गया तो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल की फिर जरूरत नहीं है। सही है। तो सर ये हुआ सर, ये हुआ सर, ये हुआ सर। किसके अंदर? ई कॉमर्स के अंदर। ऑनलाइन बिजनेस थ्रू इंटरनेट लाइक अलीबाबा, दराज, शॉपिफाई एंड वेबसाइट एक्सेट्रा। सही है। हमने क्या किया सर, हमने क्या किया? हमने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। तो सर उसके फायदे क्या हुए? उसके फायदे क्या हुए? और राइट सर। तो सर ये क्या सर? ई कॉमर्स। अब फायदा क्या है सर? एक्सेस हो गया टू लार्जर मार्केट। आपको एक्सेस मिल गया लार्जर मार्केट। कराची में बैठ के यूएसए में माल बेच रहे हो आप। कराची में बैठ के यूएसए में प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपकी कॉस्ट कम हो गई। फिजिकल कोई रेंट नहीं भरने, कुछ नहीं करने। अवेलेबिलिटी बढ़ गई, कन्वीनियंस हो गया। डिसएडवांटेज क्या? डिपेंडेंट हो इंटरनेट पे। अगर शार्क ने तारे खा ली तो इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपका काम बंद हो जाएगा। कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, रिवर्स ऑर्डर हो जाते हैं, हैक और स्कैम्स हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट इश्यूज होते हैं। ये आपके ई कॉमर्स के फायदे और नुकसान आते हैं। ठीक है। कहानी खत्म कर दी हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। आ जाओ बेटा मार्केटिंग मिक्स के प्राइस पी नंबर 4 पे, दैट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। प्रमोशन में मैं क्या करता हूँ? कम्युनिकेट करता हूँ विद माय कस्टमर। माउंटेन डी ऑर्डर के आगे जीत है, नेस्विटा बहुत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, यू फोन तुम ही तो हो, सब क्या है सर? प्रमोशन है। ठीक है। अब सर प्रमोशन के अंदर क्या है? जब मैं प्रमोशन करता हूँ, सही है, तो मैं चाहता हूँ मेरी सेल बढ़े, मेरी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़े, मेरी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़े, ब्रांड आइडेंटिटी बढ़े और कंपटीशन को डर लगे। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रमोशन के। दो टाइप की प्रमोशन हम करते हैं। एक होता है अबव द लाइन और दूसरा होता है बिलो द लाइन। अबव द लाइन प्रमोशन क्या होता है बेटा? अबव द लाइन ऊपर से आ रहे हो बड़े, बिल्कुल भाई। यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म और चैनल ऑफ मार्केटिंग। जब हम किसी और के प्लेटफॉर्म और किसी और के चैनल से हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, उसको हम अबव द लाइन प्रमोशन कहते हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल टीवी पे ऐड देना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, रेडियो रेडियो में ऐड देना, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कराना, ये सारा अबव द लाइन प्रमोशन होता है। इसका फायदा क्या है? लार्जर ऑडियंस टारगेट हो जाती है, क्रेडिबिलिटी और ब्रांड रेपुटेशन आती है। एक प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार बिलेट्स खरीद लो बेटा, तुम लोग के लिए एक तोहफा बनाया है मैंने बिलेट्स नाम का, जिसके अंदर पूरा पेपर वन का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। पास पे बिजनेस के लिए नहीं है वो, बाय द वे, जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होते हैं ना, उनके लिए। बच्चे नहीं खरीद रहे। इरफान जो जो बोलेगा क्रेडिबिलिटी आएगी, ब्रांड रेपुटेशन आएगी, सब खरीद लेंगे, सबको बहुत फायदे की लगेगी। डिसएडवांटेज क्या है सर? एक्सपेंसिव है, महंगा है, पैसे लेगा भाई टीवी वाला, न्यूज़पेपर वाला, रेडियो वाला। डिफिकल्ट टू मेजर है, इसकी मेजरमेंट्स को आप नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इंटरनल डाटा नहीं है कि आपका एड पे कितना पैसा लगा था, कितना रिटर्न आया, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। चाहिए ये अबव द लाइन है। बिलो द लाइन प्रमोशन क्या है? सस्ती प्रमोशन। यूजिंग फर्स्ट चैनल ऑफ मार्केटिंग और ओन प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग कर रहे हैं, मैसेज मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। सेल्स प्रमोशन मतलब बाय वन गेट वन लगा देना, बोगो डिस्काउंट्स लगा देना, बेचते बेचते प्रमोशन करना, पब्लिक रिलेशन और स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। ठीक है। ये सारा आपका बिलो द लाइन प्रमोशन में आता है। एडवांटेज क्या है? सस्ता होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड रीच होती है इसकी, ज्यादा ऐड लोग नहीं देख पाते, ज्यादा एक्सेस नहीं मिलता इसको। रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है बिलो द लाइन प्रमोशन चलाने के लिए। ये आपका अबव द लाइन प्रमोशन एंड बिलो द लाइन प्रमोशन है। फिर वी हैव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यू ऑल नो, आपको मुझसे ज्यादा अच्छा पता होगा, कद्दू पता होगा मुझसे अच्छा आपको। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल एड्स चला देना, रेडिट के ऊपर पोस्टिंग करना, सारा सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए काम आएगा। लो कॉस्ट होता है, लार्ज एक्सेस मिल जाएगा, एंगेजमेंट हो जाएगी। लेकिन डिपेंडेंट हो इंटरनेट पे, अगेन हैक और स्कैम हो सकते हैं, ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी हो सकती है। तो ये सोशल मीडिया, यूजेज ऑफ सोशल मीडिया फॉर प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का। ठीक है। फिर है सर पैकेजिंग। हाउ पैकेजिंग, पैकेजिंग से किस तरह प्रमोशन होती है? देखो पैकेजिंग में तीन चीजें डालो अगर अच्छी पैकेजिंग बनानी है तो: आइडेंटिफिकेशन, अट्रैक्शन, सेफ्टी और कन्वीनियंस। ठीक है। कि तुम्हारी जो पैकेजिंग है ना प्रोडक्ट की, उसमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए तुम्हारे ब्रांड की, अट्रैक्शन होनी चाहिए, पैकेजिंग को देख के बंदा बोले पैकेजिंग यार टाइट प्रोडक्ट लग रहा है,
सेफ्टी और कन्वीनियंस होनी चाहिए, मतलब इजी टू कैरी हो, इजी टू होल्ड हो। सही है, ऐसे बनती है अच्छी पैकेजिंग। फिर है सर वेबसाइट। वेबसाइट आपको पता है ई कॉमर्स सब एक है। फिर है एडवर्टाइजमेंट। टाइप होती है एडवर्टाइजमेंट की, एक होती है इंफॉर्मेटिव, एक होती है परसुएसिव। इंफॉर्मेटिव मतलब जिसके अंदर हम बहुत डिटेल डिटेल दे रहे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जैसे कि मीजान बैंक दे रहा है 15% इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो खैर मीजान बैंक देता नहीं है। ठीक है, आपके बुढ़ापे का सहारा सेविंग अकाउंट क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डिटेल डाल रहे हैं। परसुएसिव ऐड क्या होता है, परसुएसिव वोट होता है इसके अंदर हम बोल्ड क्लेम करते हैं, जिसके अंदर हम जो है ना ऊपर से आते हैं, बोलते हैं वी आर द बेस्ट, भाई क्लेम कर रहे हैं हम इस बात को। ठीक है, तो ये देखो चेक करो। हाँ नहीं आमिर, एनर्जी को रखो हाँ आप नहीं विद आमिर पहले आ नेस्कैफे जाए कोल्ड ना, कोल्ड कोल्ड कॉफी की किक। बच्चे यहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए। खाक अब जुनेद भाई को देखेंगे। ये देखो ऐड चेक करो। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद के मुताबिक कोई बात भी बगैर तस्दीक के आगे ना बढ़ाओ। मेरे इल्म में यह बात आई है कि चंद अनासिर ने लेज चिप्स के खिलाफ कतन बेबुनियाद बहुत पुराना खबरें है। फैलाई मुख्तलिफ जराए से। जब मैंने इस बात की तस्दीक की तो पता चला कि लेस चिप्स पाकिस्तान में बनते हैं, खालिस वेजिटेबल ऑयल में तैयार किए जाते हैं और 100% हलाल हैं। इस गाने जब लेस से बाइकआउट हुआ था शुरू में। उमर बहरहाल उमेर उमेर नहीं चाहिए हमको इस दुनिया में, उमेर उमेर बेकार होते हैं सब। अब देख रहे हो वो जुनेद भाई आगे बता रहे हैं लेस चिप्स, समझ आ रही है, क्योंकि लेस के साथ पहले भी बाइकआउट हो चुका है। ठीक है, तो वो डिटेल इंफॉर्मेटिव ऐड है। अब जुनेद भाई को लेकर जुनेद भाई ने बताया भाई क्यों ये हलाल है, मैंने खुद तस्दीक करी, ये किया वो किया, तो मुझे पता चला ये लेस चिप्स तो हलाल है। हाँ वो अलग बात है कि फलस्तीन में वो बच्चे बच्चे मार देते हैं, तो खैर हो गया, फलस्तीनी बच्चों का क्या है मारने, तो बच्चे कीड़े मकोड़े बच्चे थोड़ी हैं, है ना। है जुनेद भाई, खैर बेहतर, अल्लाह पाक मगफिरत करे। सॉरी सॉरी जुनेद भाई। अच्छा जी, और क्या हम करने वाले थे हम, यूफून परसुएसिव ऐड। परसुए जिसके अंदर हम बोल्ड क्लेम करते हैं कि यार हम जो है ना, हम टाइट हैं बाकी सब बेकार है। ठीक है, ये देखो। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था। हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यू फोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। अब देखो ये क्या है, ये सारे परसुएसिव एड्स हैं। क्या है सर, ये सारे एड्स जो है ना ये आते हैं परसुएसिव के अंदर, इसके अंदर हम बोल्ड क्लेम कर रहे हैं और हम जो है ना कि हम वी आर द बेस्ट। सेलिब्रिटी ले आओ, सेलिब्रिटी ले आओगे ना, वैसे ही एड के अंदर परसुएसिव हो जाएगा, वैसे उसके अंदर जान आ जाएगी और फिर बोल्ड क्लेम करा लो फिर सेलिब्रिटी से। ठीक है, क्यों मोबाइल का एड फवाद खान आता था उसमें, मुझे अच्छी तरह याद है। यार फवाद खान क्या क्यों मोबाइल यूज करता होगा यार, कुछ सोचो यार। समझ आ रही है बात। हाँ हाँ, मायरा खान को डॉक्टर बना के ले आएंगे डेटॉल के एड में। एक्टर है उसका क्या, उससे पढ़ा नहीं जा रहा था जब भी तो वो एक्ट्रेस बनी है, डॉक्टर बना के लिए। तो सर परसुएसिव। ठीक है, ऑलराइट। तो ये था सर हमारा प्रमोशन। अच्छा सैम्पलिंग रह गया था ना हमारा, सो हम आप सैम्पलिंग को भी वर्ड दें। अच्छा बाय द वे दिस इज पीछे का पार्ट है मार्केट रिसर्च का, मिस मारा था हमने इसलिए आज लगाया सैम्पलिंग। मार्केटिंग मिक्स बाय द वे खत्म हो गया। ठीक है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है बेटा, देखो मार्केट रिसर्च के अंदर हम दो काम कर रहे थे। क्या हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे और इंटरव्यू कर रहे थे। बेसिकली हम प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे। अब प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट करें किस पे, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, सैम्पलिंग करनी पड़ती है। अब सैम्पलिंग है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द वैल्यू द होल मार्केट। फॉर आईफोन यूजर्स इन पाकिस्तान 500 आईफोन यूजर्स उठाए हमने, क्वेश्चन और इंटरव्यू कर लिया। अब कितने आईफोन यूजर होंगे, हम गए हमने सिर्फ 100 आईफोन यूजर कलेक्ट किए और उनसे क्वेश्चन और इंटरव्यू किए।
कि यार आपको इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज कराना है, क्या होना चाहिए, क्या बुरा है इस प्रोडक्ट में, क्या अच्छा है इस प्रोडक्ट में, क्या इसकी प्राइस होनी चाहिए। तो यार क्या 100 कस्टमर पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगे? क्या करूं भाई, मैं सैम्पलिंग के अंदर मुझे यही करना पड़ता है। अब ये 100 कस्टमर पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट स्टिल फॉर गेटिंग एन आइडिया इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूं, मैं सबसे तो पूछ नहीं सकता ना उनको प्रोडक्ट में क्या चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सैम्पलिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि बेटा, तुम लोग वाले नहीं अपने रेगुलर क्लास के, कि बेटा आज 9 बजे क्लास कर ले, और पोल डाल देता हूँ, है ना। मैं देखता हूँ मैक्सिमम यस है, मैं क्लास लगा देता हूँ। भाई नो भी तो है ना, नो को भी तो कंसिडर करो, मैं क्यों करूँ, मैं तो सैम्पलिंग कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात? वाई बिजनेस यूज सैम्पलिंग? बिजनेस सैम्पलिंग क्यों यूज करता है? ताकि वो टाइम सेव कर सके, ताकि वो रिड्यूस कर सके कॉस्ट, ताकि वो आइडिया ले सके, डायरेक्शन मिल सके उसे काम करने की, अफेक्टिव मार्केट रिसर्च कर सके, और उसका कस्टमर के साथ टू वे कम्युनिकेशन कर सके। 3 टाइप की सैम्पलिंग होती है। एक होती है रैंडम सैम्पलिंग। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। पूरी पॉपुलेशन में से किसी को भी उठाया और ले आया और उससे क्वेश्चन और इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना। फिर होती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा मतलब मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी सेट कर दी। मैंने क्वांटिटी सेट कर दी, मैंने बोला यार 20% वुमेन ले आओ, ठीक है, 25% जो है ना मेन ले आओ। बेटा बिलेट्स एक्सपेंसिव नहीं है, तुम गरीब हो, अगर तुम्हें 3 महीने के 2,000 रुपए देना तुम्हें एक्सपेंसिव लग रहा है जवाद असलम, तो बिलेट्स एक्सपेंसिव नहीं है बेटा, तुम गरीब हो। 3 महीने के 2,000 रुपए मतलब महीने के कितने हो गए? 600 रुपए। उसको एक्सपेंसिव लग रहा है भाई। ऑलराइट, तो सर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब है सेगमेंटेशन। जो हम पढ़ रहे थे ना, डिवाइड करके। हमने क्या किया, पॉपुलेशन को डिवाइड किया। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, एज वाइज, जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज, इनकम वाइज, लोकेशन वाइज, और फिर उनसे हमने क्वेश्चन और इंटरव्यू शुरू कर दिए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं सर? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। इसके फायदे और नुकसान ये लिखे हुए, इसको पढ़ लीजिएगा। सैम्पलिंग सैम्पलिंग अच्छा, ऑलराइट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड। अच्छा नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी अपने एक और छेड़ना है, उसको हम क्या कहते हैं? मैंने मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन डिस्कस किया था आपसे। मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं ना। सर मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? जल्दी से आ जाओ। व्हाट इज मार्केट ओरिएंटेशन एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन? गाइस जल्दी आ जाओ, गाइस जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। और सर मार्केट ओरिएंटेशन में क्या होता है? देखो यार, कंपनी जो है ना, जब प्रोडक्ट बनाती है ना, तो कंपनी डिसाइड करती है पहले से कि यार वो मार्केट ओरिएंटेशन करेगी कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन करेगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मार्केट ओरिएंटेशन होता है व्हेन प्रोडक्ट, गाइस लिसन, प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। जब हम कस्टमर के अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, जब हम कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग या कस्टमर की नीड्स एंड लाइक्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं सर? मार्केट ओरिएंटेशन कहते हैं, कि हम अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रोडक्ट बना रहे हैं। और सर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? व्हेन कंपनी डिसाइड्स द बेस्ट टू प्रोड्यूस फॉर कस्टमर। जिसके अंदर कंपनी डिसाइड कर रही है कि यार कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है, और कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसको आप प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। मतलब मार्केट ओरिएंटेशन मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड प्रोडक्ट बना दिया। सही है? आज नहीं पढ़ाया उमर इकबाल, कल पढ़ाया मैंने मार्केट सेगमेंटेशन भाई। मार्केट ओरिएंटेशन क्या है? कस्टमर की डिमांड क्या, अभी जल्दी इधर फोकस कर लो, वरना बोलोगे मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन भी नहीं पढ़ाया। बेटा छोड़ो बातें जाते हैं। मार्केट ओरिएंटेशन में हम कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर हम कंपनी डिसाइड कर रही है व्हाट्स बेस्ट फॉर कस्टमर। सर एग्जांपल दें, कहानी खत्म करें। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉइड,
या फिर सैमसंग। कस्टमर ने बोला ब्लूटूथ दो ले लो, कस्टमर ने बोला 50 GB का हार्ड डिस्क दो ले लो, कस्टमर ने बोला 50 मेगापिक्सल कैमरा दो ले लो। जो मांग रहा है कस्टमर उसको मिल रहा है। मार्केट ओरिएंटेशन है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की एग्जांपल ले लो, आईओएस, आईफोन, एप्पल। हमें पता है कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है। इकोसिस्टम बेस्ट है, सिक्योरिटी बेस्ट है कस्टमर के लिए। ब्लूटूथ चाहिए नहीं देंगे, सही है। चार्जर चाहिए नहीं देंगे, हैंड्स फ्री चाहिए नहीं देंगे, सही है जी, कुछ भी नहीं देंगे हम। हमें इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस है जो कस्टमर को नहीं पता। तो सर, प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड एंड प्रोड्यूसिंग एज कंपनी थिंक इज बेस्ट फॉर कस्टमर, इसको आप मार्केट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो आपको पोर्टल का एक्सेस हमने दिया हुआ है बेटा, वहां पे इसका पूरा 35 मिनट्स का डिटेल लेक्चर है, उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं आगे, हम भाग रहे हैं सेक्शन 4 पे। नहीं बेटा, रोफ पेपर नहीं, सेम का चीज नहीं देता, आपको पहले यूज करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। रोफ पेपर सिर्फ आंसर सॉल्विंग देता है, टक 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 टक। उसका एनालिसिस, उसका एआई कंपैरिजन आपको ये नहीं बताएगा कि आप कि कौन सा टॉपिक वीक है, किस कौन से लेक्चर आपको पढ़ना चाहिए। आपको एनालिसिस नहीं दे सकता क्योंकि वो एनालिसिस हमने खुद बना बना कर डाला। मिंट्सबर्ग करवा दें, आ जाओ सर मिंट्सबर्ग कर लेते हैं। लेकिन मिंट्सबर्ग करने से पहले, मतलब सेक्शन 4 स्टार्ट कर, मिंट्सबर्ग प्लस सेक्शन 4 स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का ब्रेक। ओके, तो सर बिकॉज आपका रोना धोना, दैट इज द रीजन सेक्शन 4 को बीच में रोक के हम पहले मिंट्सबर्ग को कर लेते हैं पूरा। और ये रहे आपके मिंट्सबर्ग भैया, ठीक है भाई। ये जो मिंट्सबर्ग है ना भाई साहब, मिंट्सबर्ग ने हमें दिए थे 10 मैनेजेरियल रोल। कितने मैनेजेरियल रोल दिए थे? 10। और इन 10 मैनेजेरियल रोल्स को ना इन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, ठीक है, 3 कैटेगरी, सही है। तो हमने इन 3 कैटेगरी के लिए हमने एक ऐसा पोस्ट उठाया जिसके अंदर आपको हर कैटेगरी, हर रोल की ना आगे आपको क्या मिल जाएगी, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। तो सर सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरपर्सनल रोल, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल, व्हाट इज इंटरपर्सनल रोल? मिन्सबर्ग कहता है कि किसी भी अच्छे मैनेजर के अंदर ये 10 रोल्स ऑफ मैनेजर होने चाहिए, सही है। अगर उसके अंदर ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो एक नंबर का बेस्ट मैनेजर है, सही है। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है हर इंसान के अंदर ये 10 के 10 जो है ना रोल्स अवेलेबल हो। तो जरा मेरी बात को समझना, अगर इन 10 में से, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशन और डिसीजनल में से, अगर एक एक रोल भी आपके पास है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला रोल अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है, इसका मतलब यू आर अ गुड मैनेजर, ठीक है। तो सर 10 मैनेजरियल रोल में सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल, कि एक मैनेजर जो होता है ना बेटा, उसको फिगर हेड होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिगर हेड? रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज मोटिवेट्स द टीम, ठीक है। मतलब फिगर हेड्स के अपर बॉडी एम्प्लॉय के ऊपर, ताकि उसका कंट्रोल हो, ताकि वो एम्प्लॉयज का मेंटोर हो। फिगर हेड डिसीजन मेकर हो अबाउट एम्प्लॉयज, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशन को और क्या कर सके सर, मोटिवेट कर सके टीम को। यार जरा चेक करना, कैमरा आ रहा है मेरा, पूरा स्क्रीन खोल के देखो जरा। फिर सर दूसरी चीज, फिगर हेड के अलावा लीडर्स होना चाहिए। भाई स्क्रीन देख लो, सही आ रही है, लीडर होना चाहिए। मतलब लीड्स अ टीम, अ डिपार्टमेंट और एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, लीडर हर कोई तो नहीं बन सकता ना। लीडर तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजर ही होता है, ठीक है। या लीडर तो डायरेक्टर ही होता है, लीडर के लिए आपको डेजिग्नेशन ही चाहिए। तो आप क्या कर सको सर, लीड्स अ टीम कर सको, डिपार्टमेंट को लीड कर सको। और अच्छा लीडर कौन होता है? मैंने आपको बताया था, जो चेंज को एक्सेप्ट करा दे। ऑर्गेनाइजेशन चेंज जब होता है ना, उसको एक्सेप्ट करा दे। इंसान की जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है चेंज एक्सेप्ट करना। जो बंदा एक्सेप्ट करा दे आपको चेंज, दैट गाय इज अ गुड लीडर, ठीक है। फिर से लियाजोन होनी चाहिए, मतलब डेवलप्स एंड मेंटेन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप विद whom, with the people working in your organization. This is also looks like good communication, external communication। ये भी आप इसके अंदर काउंट ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 जो थी आपके इंटरपर्सनल थे। फिर है इंफॉर्मेशनल। अब एक मैनेजर अगर एक अच्छा इंफॉर्मेशनल नहीं है ना, इंफॉर्मेशन पास डाउन नहीं करता टू देयर कलीग्स, टू देयर
यू नो सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन ही आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, दैट शोज के मैनेजर के पास खुद ही इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है अबाउट दैट, ठीक है। तो वर्कर मेरे में कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि सही काम करेंगे, है भाई। तो इंफॉर्मेशनल रूल्स होने चाहिए। अब इंफॉर्मेशनल रूल्स देखो, सबसे पहला क्या है सर, मॉनिटर है, आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। मॉनिटर में आइडेंटिफाई करनी है अपने प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ढूंढनी है वहां पे। डिसएमिनेटर शेयर्स डेटा एंड कम्युनिकेशंस इन इफेक्टिवली, ठीक है। डिसएमिनेटर क्या, डेटा शेयर करने वाला, इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करने वाला और कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने वाला। देन सर स्पोक्स पर्सन, ठीक है, स्पीक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डिफेंडिंग द कंपनीज इंटरेस्ट, ठीक है। आप नहीं, चलो ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो अपनी टीम के बिहाफ पे स्पोक्स पर्सन होना एक अच्छे मैनेजर का काम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टीम थी, हमारी टीम में फरियाल ने कोई एरर किया जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंपनी को लॉस हुआ। अब मैं क्या करूं, एक बेकार मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा, बोलेगा यार फरियाल की गलती है, इसको निकाल दो। अच्छा मैनेजर स्पोक्स पर्सन बनेगा, बोलेगा यार मेरी टीम से हुआ ही है, ठीक है, तो मैं इसको डील करता हूँ इस मामले को। तो स्पोक्स पर्सन, अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन हो, चाहे वो टीम का स्पोक्स पर्सन हो, तो स्पोक्स पर्सन क्या होता है, स्पीक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डिफेंडिंग द कंपनीज इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपके सारे इंफॉर्मेशन रोल थे। फिर आते सर डिसीजनल। अब डिसीजनल रोल्स किसके होते हैं, डिसीजनल रोल्स आपके ऑन्टरप्रेन्योर स्किल से जाके मैच करते हैं। तो आप देखोगे सेवेंथ मैनेजरियल रोल जो यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा है, ऑन्टरप्रेन्योर ही लिखा है। ऑन्टरप्रेन्योर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेस एंड रन्स बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। ऑन्टरप्रेन्योर क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने वाला और बिजनेस के प्रोसेस को रन करने वाला। अब आपके अंदर ये क्वालिटी अवेलेबल है तो आप एक अच्छे मैनेजर हो। डिस्टरबेंस हैंडलर, डिस्टरबेंस को हैंडल करने वाला, फिक्सेस द प्रॉब्लम, मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी, और वी कैन राइट हियर डिसिप्लिन। दो एम्प्लॉय में लड़ाई हो गई, उस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम को हैंडल करना। कोई एम्प्लॉय जो छोड़ के जा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो एम्प्लॉय छोड़ के जाए, हैंडल करना, सब कुछ डिस्टरबेंस हैंडलर के अंदर आता है। Resource allocator. What is resource allocator? Providing resources. Determines how and where to apply organization resources. ठीक है, applying resources efficiently will make production efficiently and team effectively. तो resource allocator. Then a negotiator. Negotiator मतलब participation in negotiation trying to reach their goals. Bargainer, negotiator, ठीक है, मोटिवेटर, ये सब कुछ negotiations के अंदर आता है। भाई अब ये जो है ना, जवान हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा था, अच्छी इसको आई हुई थी, इसको ना आगे से अच्छी सैलरी की जो है ना आई हुई थी सर ऑफर, हमने निगोशिएट करके एज अ गुड मैनेजर मैंने इसको रोक लिया, ठीक है। निगोशिएटर, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने के लिए निगोशिएशन विद डायरेक्टर। यार अगर हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन मार्केटिंग तो हम 4 लाख का प्रॉफिट कर देंगे, निगोशिएशंस, गॉट इट। ये सर 10 रोल्स ऑफ मिन्सबर्ग है जो आपको क्या होने चाहिए, एक मैनेजर के अंदर आने चाहिए, सही है जी। तो एक अच्छा मैनेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। दैट इज क्या, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना, डिसीजनल, इंफॉर्मेशनल या इंटरपर्सनल, ठीक है। अब इसको 1 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको 1 2 3 कर दो या 1 2 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1 2 3 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 3 कैटेगरी के रोल्स होने चाहिए, दैट इज इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, ठीक है। तो आप अच्छे मैनेजर हो जाओगे। थैंक यू बेटा, आपने मिन्सबर्ग पे इतना टाइम जाया कराया। अब हम सेक्शन 4 पे चले जाते हैं। मुंह भी नहीं लगाई बेटा मिन्सबर्ग को तो इस टाइम पे आप लोग ना, पढ़ के बस आगे भागे बुक से। जो काम का टॉपिक है उसको कर लें यार। सेक्शन 4 पीछे पड़ रहा है मेरे, मिन्सबर्ग 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 क्या, अभी मिन्सबर्ग। सेक्शन 4 ऑपरेशन मैनेजमेंट सर, ऑपरेशन मैनेजमेंट। लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशन मैनेजमेंट। अभी ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट? द डिपार्टमेंट कंसर्न विद डिजाइनिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेक्स इट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। बिजनेस का वो डिपार्टमेंट जिसने बिजनेस को प्रोडक्शन करके देनी है, प्रोडक्ट बना के देनी है, ठीक है, और मेक श्योर करना है कि उसकी प्रोडक्शन स्मूथ और एफिशिएंट चल रही है, ठीक है। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। ये लोग मोस्टली फैक्ट्रीज में होते हैं, इसमें होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं, बिकॉज फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में काम चल रहा होता है। या ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं,
और इनका काम है बिजनेस को स्मूथली रन कराना। इनको सर ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। इनका सिर्फ इतना सा है, इनपुट डाला, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट निकाल दिया। देखने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है ये, ठीक है। ये सेम प्रोसेस 100 रुपए में भी हो सकता है और सेम प्रोसेस का 10 करोड़ भी लग सकता है। समझ आ रही है? डिपेंड ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टीम। तो सर इनपुट मतलब रॉ मटेरियल डाला, ट्रांसफॉर्म किया रॉ मटेरियल को, गुड बना दिया। इसको आप क्या, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब सर 3 टाइप के वर्ड्स हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एक है प्रोड्यूस, सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करना। फिर है प्रोडक्शन, जब हम इस प्रोड्यूस ज्यादा करें, सही है, तो क्या प्लूरल में कर दें तो प्रोडक्शन हो जाता है। अब सर प्रोड्यूस और प्रोडक्शन होनी चाहिए प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मींस मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। मैं कह रहा हूं यार ये जो है ना शयान बड़ा अनप्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है, सही है। स्लो काम करता है, वक्त जाया करता है, वेस्टेज करता है, ठीक है। अगर बोलो बड़ा प्रोडक्टिव लड़का है भाई, काम निपटाता है फटाफट, ऐसे कम वेस्टेज करता है, रिसोर्सेज भी सही से एलोकेट करता है और अच्छे से काम कर लेता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे पता लगाते? मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी से, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली एफिशिएंसी का मींस? एफिशिएंसी का मींस है बेटा मैक्सिमम आउटपुट इन गिवन रिसोर्सेस कि आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करो जो रिसोर्सेज आपको दिए हुए और टाइम दिया हुआ है उसके अंदर। इसको आप एफिशिएंसी कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमजा 1 केजी वुड से 1 घंटे में 2 चेयर प्रोड्यूस करता था। 1 केजी वुड से 1 घंटे में 2 चेयर प्रोड्यूस करता था। फिर हमजा 1 केजी वुड से 1 घंटे में 4 चेयर प्रोड्यूस करने लग गया। सर कैसे? वुड तो वही 1 केजी है, घंटा तो वही एक है। पहले 2 चेयर प्रोड्यूस कर रहा था, अब 4 कैसे कर रहा है? हमजा की एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले ये अनस्किल्ड था, वेस्टेज करता था, प्रोडक्ट और टाइम दोनों जाया करता था, मटेरियल और टाइम दोनों जाया करता था। अब ये स्किलफुल हो गया है तो इसने वेस्टेज और टाइम जाया करना बंद कर दिया। अब सेम 1 केजी मटेरियल से 1 घंटे में 4 चेयर प्रोड्यूस कर देता। फिर हमजा को पता नहीं क्या हुआ, हमजा पागल हो गया, दोबारा से 1 केजी मटेरियल से 1 घंटे में सिर्फ 1 चेयर प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई है? कम हो गई है। पहले कम थी, फिर बढ़ी, फिर कम हो। सर क्वेश्चन इज आपने इसको मेजर कैसे किया? हाउ टू मेजर एफिशिएंसी? एक सेकंड आया। ऑलराइट सर। सर एफिशिएंसी को मेजर किस तरह किया आपने? कैसे, आपको कैसे पता चला कि पहले हमजा 1 घंटे में 1 केजी मटेरियल से 2 चेयर प्रोड्यूस कर रहा था, फिर 4 करने लग गया, फिर 1 पे आ गया? सर एफिशिएंसी मेजर होती है ऐसे, सबसे पहले आउटपुट पर वर्कर को कैलकुलेट कर लो कि पर वर्कर कितना आउटपुट हो रहा है। फिर आउटपुट पर आर पता करो, 1 घंटे में कितना आउटपुट हो रहा है। फिर आउटपुट पर मशीन पता करो, मशीन कितना आउटपुट निकाल रही है। और फिर यूनिट कॉस्ट, 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है। और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल कॉस्ट कितनी थी उसको डिवाइड कर दिया टोटल आउटपुट से, तो आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। पहले 1 यूनिट हम बना रहे थे 20 रुपए में, अब हम वो सेम यूनिट बना रहे हैं 18 रुपए में। इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, सही है, क्योंकि हम 2 रुपए का पहले वेस्टेज कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, सही है। इसको आप कहते हैं सर एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी। अच्छा सर, अगर आपकी कंपनी में एफिशिएंसी कम आई, जैसे हमजा की यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो गई? कम हो गई। 1 केजी मटेरियल से 1 घंटे में सिर्फ 1 चेयर बनाने लग गया था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करें? हमजा को निकाल दें? नहीं, निकालना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी? हाउ टू इंप्रूव एफिशिएंसी? अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, हो सकता है उन्हें काम ना आता हो। अपने वर्कर को मोटिवेट करो, उसकी वेज बढ़ाओ, हो सकता है उसकी वेज बहुत कम है, दैट इज द रीजन वो डीमोटिवेट हो गया है और काम में उसका दिमाग नहीं लग रहा। डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करो अपनी वर्किंग साइड से। एडवांस मशीनरी लगाओ, अच्छी मशीन लगाओ ताकि एफिशिएंसी बढ़े।
अपडेटेड इक्विपमेंट यूज करो, अच्छा इक्विपमेंट लगाओ, वर्किंग कंडीशंस को अच्छा बनाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो इससे आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एफिशिएंसी से रिलेटेड 10,000 सवाल आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनालिसिस जो बन रही होती है ना बेटा आपके आंसर्स के अंदर, एनालिसिस वाला पार्ट, उसके अंदर एफिशिएंसी का यूजेज आता है। दैट इज द रीजन इस एफिशिएंसी के ऊपर मैं इतनी लंबी कर रहा हूँ, इसको सीरियस लेना। नाउ सर, जब हम बात कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन और एडवांस मशीनरी की, तो हमें पता चला कि यार हमारे पास ना दो तरीके हैं काम करने के, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, एक होता है लेबर इंटेंसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है? वर्क डन एंड डिपेंडेंट ऑन मशीनरी। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे काम हो रहा है मशीनरी के थ्रू और डिपेंडेंट है मशीनरी पे, उसको आप कैपिटल इंटेंसिव कहते हो। और वो ऑर्गेनाइजेशन जहां वर्क डन एंड डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन वर्कफोर्स, उसको आप लेबर इंटेंसिव कहते हो। जहां पे ह्यूमन के ऊपर काम डिपेंडेंट है, उसको आप क्या कहते हो? लेबर इंटेंसिव कहते हो। सही है। कैपिटल इंटेंसिव के फायदे क्या है बेटा? एफिशिएंट प्रोडक्शन होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोडक्शन हो रही होती है, मशीन के मूड स्विंग्स नहीं होते, मशीन डीमोटिवेट नहीं होती। मशीन को सेट कर दिया सर 200 यूनिट बनाने, बनाती रहेगी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन। आपकी मंथली कॉस्ट सेव करेगी, बिकॉज अब आपको लेबर को वेज नहीं देनी, बिकॉज आपने मशीनरी से काम ले रहा है। नुकसान क्या है? हाई इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियली मशीनरी बहुत महंगी होती है, मशीन अगर क्रैश हो गई तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगी, बिकॉज हमने मशीन लगा दी तो हम वर्कर्स को निकाल देंगे। अब देखो एआई आ रहा है, एआई सबकी जॉब खा रहा है। डेप्रिशिएट और डिपेंडेंसी हो जाती है, मशीन डेप्रिशिएट होती है। सही है। और लेबर इंटेंसिव क्या है सर? उसके फायदे क्या है? जहां काम हो रहा है ह्यूमन के थ्रू, ह्यूमन फ्लेक्सिबल है, स्टैंडर्ड नहीं है। आज बोलूंगा 100 यूनिट बना, 100 बनाएगा, कल बोलूंगा 50 बना, 50 बनाएगा, परसों बोलूंगा यार प्रोडक्ट ए बना दी, अब प्रोडक्ट बी बनाना सीखो, सीख लेगा। मशीन ये नहीं कर सकती, हर चीज की अलग मशीन होती है। ह्यूमन क्रिएटिव है, दिमाग चलाता है ह्यूमन। ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता है ह्यूमन, जो मशीन नहीं कर सकती। डिसएडवांटेज क्या है? डीमोटिवेट हो जाता है बात बात पे, एब्सेंटिज्म करेगा, टुल्ले मारेगा, छुट्टी करेगा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई कर लेगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा, टर्नओवर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, छोड़ के तो जाना ही है ना। तो ये सर लेबर इंटेंसिव है। अगर कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव के फायदे और लेबर इंटेंसिव के फायदे आपके सामने। अब सर हमारे प्रोडक्शन मेथड्स के ऊपर, सर 4 टाइप के प्रोडक्शन मेथड्स हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के तरीके। सबसे पहला है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन, द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग जॉब प्रोडक्शन, मतलब वेयर कस्टमाइज एंड सिंगुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। जहां पे हम कस्टमाइज्ड और सिंगुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं सर? जॉब प्रोडक्शन कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज? अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर, टेलर। ठीक है। हेयर ड्रेसर के पास जाते हो, बोलते हो यहाँ से काटो, यहाँ से फुल शाहरुख खान बना दो। सही है। टेलर के पास साइज कराते हो और अपने कपड़े वैसे ही बनाते हो। 16 मई को बेटा मेरी बर्थडे आएगी, तुम लोग मेरे लिए कस्टमाइज केक लेकर आओगे। सही है। तो ये सब क्या है? जॉब प्रोडक्शन है। इसके अंदर क्या लग रहा है? कस्टमाइज हो रहा है, सिंगल यूनिट बन रहा है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड बन रहा है, इसको आप जॉब प्रोडक्शन कहते हैं। एक्सट्रीमली लेबर इंटेंसिव है, ह्यूमन इसके ऊपर काम कर रहा है। एडवांटेजेस क्या है जॉब प्रोडक्शन के? क्रिएटिविटी यूज होती है इसमें, जॉब एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉय भी खुश, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो रहा है। जब तुम उसको अकॉर्डिंग टू इस डिमांड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दोगे, तुम भी सेटिस्फाई और तुम उसको शाबाशी दोगे, वो भी सेटिस्फाई। हाई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज होता है इसमें, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, कस्टमाइज चीज महंगी होती है। तुम एक नॉर्मल केक लेने जाओगे 2,000 का, तुम उस केक को कस्टमाइज कराओगे वो हो जाएगा 3,000 का। सही है। बिकॉज हाई क्वालिटी भी प्रोवाइड हो रही है। सही है। डिसएडवांटेजेस, हाई प्राइसेस है, नुकसान। हाई प्रॉफिट, फायदा, प्रॉफिट फायदा बिजनेस को, प्राइसेस नुकसान कस्टमर को। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है भाई, जॉब प्रोडक्शन है बिल्कुल लगता है। रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है जॉब प्रोडक्शन के अंदर, बिल्कुल रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि आपको क्या बनना है, जब आप जॉब प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वरना अगर आपने किसी कस्टमाइजेशन को खराब कर दिया, फिर वो आपसे इतनी बेटा मोहब्बत से बात करेगा ना, आपकी सोच है। ठीक है। तो सर इसको जॉब प्रोडक्शन कहते हैं। नाउ वी हैव बैच प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच प्रोडक्शन? बैच प्रोडक्शन में वी आर यूजिंग मशीनरी, वी आर प्रोड्यूसिंग इन बल्क क्वांटिटी बट इन बैचेस, ग्रुप्स में प्रोडक्ट को बना रहे हैं। प्रोडक्शन इज डन इन बल्क क्वांटिटी बट इन बैचेस, ग्रुप्स में बना रहे हैं प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल बेकरी, फॉर एग्जांपल बुक्स। बेकरी की एग्जांपल क्यों दी है मैंने यहाँ पे? कपकेक्स बना दो,
आज के हमने बनाने हैं सर 2000 कपकेक्स, बैच तो नहीं हुआ ये बैच तो नहीं हुआ। 2000 कपकेक्स तो बैच नहीं होता, ठीक है। लेकिन इन कपकेक्स को हम बनाएंगे बैचेस के अंदर, ठीक है। कितने बैचेस के अंदर? 100 बैचेस में डिवाइड करेंगे, और एक बैच में हम 20 कपकेक्स बनाएंगे। 20 कपकेक का हमारा एक बैच होगा। वाई वी आर डूइंग दिस? वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी नीड टू अप्लाई मेनी अदर, यू नो, फ्लेवर्स इन दैट, ठीक है। एक बैच वैनिला कपकेक, एक बैच चॉकलेट, एक बैच स्ट्रॉबेरी, एंड बेकरी आइटम ऐसा आइटम है जिसको मैं बना के स्टोर इन्वेंट्री कर दूंगा तो वो खराब हो सकता है, मुझे फ्रेश बेचना पड़ता है। यहाँ पे मैं बैच प्रोडक्शन करता हूँ, है ना। मतलब एक बड़ी प्रोडक्शन को मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल बैचेस के अंदर तोड़ दिया, ठीक है। समझ आई? बैच वन बेचा पहले, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन। सही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? इसको आप कहते हैं बैच प्रोडक्शन। लाइक आप पढ़ने जाते हो कई टीचर से ना, तो आप बैच ए में होते हो। भाई टीचर चाहता तो सारे बच्चे अपने 150 एक साथ बिठा लेता ना, 150 बच्चे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस लार्ज क्वांटिटी को बैचेस में डिवाइड किया। उसने बोला बैच ए में 25 बच्चे, बैच बी में 25 बच्चे। क्यों करते हैं ऐसा? हम ऐसा क्यों करते हैं बैच प्रोडक्शन? ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी खराब ना हो, और कस्टमर की डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सके। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कस्टमर हमसे डिमांड ही नहीं कर रहा था और हमने प्रोड्यूस कर दिया। समझ आ रही? तो हमारा प्रोडक्ट खराब होगा, नुकसान में जाएगा। मीनवाइल व्हाट इज फ्लो प्रोडक्शन? व्हेन मास एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन इज डन। अब फ्लो और बैच, इसके अंदर हम बैचेस में ग्रुप में तोड़ रहे थे, फ्लो में हम नहीं तोड़ते, कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब फ्लो प्रोडक्शन उन प्रोडक्ट्स की होती है जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इनके लिए हमें हर वक्त मशीन चलानी पड़ती है और प्रोड्यूस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, फ्लो प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, हम इतना सप्लाई नहीं कर पा रहे कि डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए। दैट इज द रीजन हम 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैपिटल इंटेंसिव है, मशीनरी के थ्रू होगा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी। इसको आप फ्लो प्रोडक्शन कहते हैं। बैच, ग्रुप्स में बना रहे हो। फ्लो, कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई ग्रुप ग्रुप में नहीं बना रहे, ठीक है। बैच एंड फ्लो। फिर सर आ जाओ सर, मास कस्टमाइजेशन। कस्टमाइज प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? सुनो, बल्क प्रोडक्शन इज डन बट कस्टमाइज। ऐसा क्यों? कस्टमाइज मतलब कस्टमर की नीड एंड वांट के हिसाब से, मास मतलब बल्क क्वांटिटी। कौन ऐसा कस्टमर है जो बल्क में कस्टमाइज? कोई ऐसा तो नहीं करेगा ना सर अली की बर्थडे 10 कस्टमाइज केक बनवा ले, नहीं ना। इसका मतलब क्या? मास कस्टमाइजेशन मोस्टली B2B होती है, बिजनेस टू बिजनेस होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आउटफिटर्स वालों ने एक डिजाइन बनाया, वो डिजाइन बना के बांग्लादेश में दिया, ढाका में किसी फैक्ट्री ओनर से बोला यार इस डिजाइन के मुझे 5000 यूनिट बना दो। तो ढाका में जो फैक्ट्री था वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू आउटफिटर डिजाइन बना रहा है ना, मास कस्टमाइजेशन कर रहा है फॉर आउटफिटर्स, ठीक है। अब ढाका में जो प्रोड्यूसर है दैट इज अ बिजनेस, आउटफिटर इज ऑल्सो अ बिजनेस, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस डील। अब आउटफिटर्स ने जब 5000 यूनिट वो मंगा लिए, अब वो आपको एक एक यूनिट करके बेचेगा। तो आपके लिए तो वो कस्टमाइज नहीं है, बट आउटफिटर्स के लिए कस्टमाइजेशन थी। आपके लिए कस्टमाइज क्या है? यूनिफॉर्म, स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, मास कस्टमाइजेशन है, सब एक जैसे कपड़े कस्टमाइज, स्कूल ने कस्टमाइज कराए ना आपके लिए। किड्स नोट्स, मेरे नोट्स कस्टमाइजेशन है, मोस्टली B2B होते हैं। फायदा क्या होगा इससे? रिलेशन बिल्ट होगा, ठीक है। बिजनेसेस का आपस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, एवरेज यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, बिल्कुल होगी। डिफिकल्ट टू मैनेज है, डिले करते हैं हमेशा, डिलीवरी लेट, डिले लेटर, कल का डेट दिया था परसों हो गया, और अगर एरर हो गया ना तो पूरा बैच खराब हो जाएगा कस्टमाइजेशन का। एक एरर, पूरी कस्टमाइजेशन खराब। ये बेटा आपका मास कस्टमाइजेशन होता है। अब आ जाओ सर, प्रोडक्शन मेथड चेंज कैसे करने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कंपनी में बैच प्रोडक्शन यूज कर रहा था, अब मुझे चेंज करना है इनटू फ्लो प्रोडक्शन। या मैं कैपिटल, या मैं लेबर इंटेंसिव था, नाउ अब मुझे कैपिटल इंटेंसिव में चेंज होना है। प्रोडक्शन मेथड, व्हाट इज मेंट बाय चेंजिंग, व्हाट इज मेंट बाय चेंजिंग ऑन ऑपरेशन मेथड।
ऑपरेशन मेथड के चेंज होने का मतलब क्या है, या ऑपरेशन स्केल के चेंज होने का मतलब क्या है? स्विचिंग फ्रॉम वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड टू अनदर, लाइक लेबर टू कैपिटल में शिफ्ट होना, बैच से फ्लो में शिफ्ट होना, जॉब से मास में शिफ्ट होना। इसको क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन मेथड का चेंज होना। ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन मेथड को चेंज करना इतना आसान काम नहीं होता। बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो इन बिटवीन, हमें बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज कर सकें। ठीक है, करना क्यों है? वाई दीज चेंजेस आर यूजुअली मेड, क्यों क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए कर रहे हैं ताकि ताकि रिड्यूस कर सके कॉस्ट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी ला सकें, क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, चेंजिंग डिमांड को बीट कर सकें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकें, लेबर कॉस्ट को कम करें हाई के बजाय, और कंपटीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट इज द रीजन हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन मेथड को चेंज कर रहे हैं। लास्ट ईयर तक हमारी मार्केट में डिमांड 2 लाख यूनिट की थी, अब हमारी 10 लाख यूनिट की डिमांड है, तो ऑब्वियसली हमें अपने ऑपरेशन मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि हम 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकें, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे और कंपटीशन हमारी मार्केट खा जाएगा। ठीक है, अब सर प्रॉब्लम क्या आएगी? अब जब आप ऑपरेशन, जो मैं कह रहा था ना, बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो आपको फिलअप करने, प्रॉब्लम क्या आएगी ऑपरेशन मेथड को चेंज करने में? सबसे पहली चीज, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगेगा भाई ऑपरेशन मेथड चेंज करने में। मशीनरी, करोड़ों रुपए की मशीनरीज होती हैं भाई, छोटी छोटी मशीनरीज। वर्कफोर्स रेजिस्ट करेगा इसको, वर्कफोर्स नहीं मानेगा चेंज को। मैंने आपको क्या बताया, चेंज एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता, तो रेजिस्टेंस आएगी वर्कफोर्स की तरफ से। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सबको ताकि वो उस नए ऑपरेशन मेथड के ऊपर काम कर सकें। डिस्टरबेंस हो जाएगी प्रोडक्शन के अंदर, जो करंट प्रोडक्शन चल रही है डिस्टर्ब हो जाएगी। और सर रिस्क ऑफ फेलियर है, फेल हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो आएंगी आपको ऑपरेशन मेथड चेंज करने में। इसका इवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं? तब इवैल्यूएशन में क्वेश्चन एक तो हमारे बच्चों को इवैल्यूएशन ही समझ नहीं आ रहा क्या है, कहीं क्रिटिक डालेंगे, कहीं डिसएडवांटेज डालेंगे। भाई जजमेंट डालो, जजमेंटल कमेंट डेवलप करो। देखो, कॉन्क्लूसिव कॉन्क्लूसिव कमेंट डेवलप करो, वो होता है इवैल्यूएशन के अंदर। Although changing operation method can improve efficiency, but in short run risk of failure, employee resistance may occur, especially in small businesses. Therefore, such changes should be carefully planned and implemented gradually, not sudden. हो गया खलास। ये सर ऑपरेशन मेथड, प्रोडक्शन मेथड को चेंज। ये प्रोडक्शन मेथड जो हमने पढ़े, अब इनको चेंज, जॉब से बैच में लाना, बैच से फ्लो में लाना, तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। अगला टॉपिक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। ठीक है, द मटेरियल वी स्टोर, जो मटेरियल हम स्टोर करते हैं ना बैक हैंड पे, उसको आप क्या कहते हैं? इन्वेंटरी कहते हैं। ठीक है, गुड्स स्टोर फॉर प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंटरी कहते हैं। अब कौन सा गुड हम रखते हैं संभाल के? रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी बनाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंटरी बनाते हैं, फिनिश गुड की इन्वेंटरी बनाते हैं। सही है, ये सारा हमारा इन्वेंटरी होता है। सही है, मटेरियल पीछे हमने स्टोर करके रखा हुआ है, जैसी ऑर्डर आएगा उसको प्रोड्यूस करके कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, वाई बिजनेस होल्ड इन्वेंट्री? बिजनेस क्यों इन्वेंट्री होल्ड करता है? ताकि इनेबल हो जाए एफिशिएंट प्रोडक्शन, ताकि वो एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन कर सके, सेटिस्फाई कर सके कस्टमर डिमांड को। ठीक है, कस्टमर डिमांड थी 2 लाख यूनिट, हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल थी, हमने बना के डिलीवर कर दी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कल पढ़ा दूंगा, सिर्फ इन्वेंट्री को खत्म कर लो आज। ठीक है, 2 मिनट दे दो बस, मुझे 2 मिनट दे दो। ठीक है, बल्कि छोड़ो, सब कल पढ़ेंगे।